once again to our special transmission on अब तक। बजट के ऊपर हमने ये ट्रांसमिशन रखी थी, मगर इतनी इंपॉर्टेंट सियासी डेवलपमेंट्स हुई हैं, उन पर भी बात करना ज़रूरी है। आज की अहम डेवलपमेंट्स में से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये है कि अल्ताफ हुसैन गिरफ्तार हो गए स्कॉटलैंड यार्ड के थ्रू। कल आसिफ ज़रदारी साहब को गिरफ्तार किया गया, आज हमजा शहबाज साहब को गिरफ्तार किया गया। एक बिल्कुल अनरिलेटेड मामला, इससे जो पाकिस्तान में हो रहा है उससे उसका ताल्लुक नहीं, मगर बरतानिया में पुलिस ने अल्ताफ हुसैन के घर पर आज सुबह छापा मारा, रिहाइश गाह की तलाशी भी ली गई। स्कॉटलैंड यार्ड के मुताबिक बानी MQM यानी अल्ताफ हुसैन को हेट स्पीच यानी इश्तिआल अंगेज तकरीर करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने एक बयान जारी किया है जिसके मुताबिक 11 जून को एक शख्स की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। इस मामले का ताल्लुक पाकिस्तान में MQM से मुताल्लिका फर्द की जानिब से की जाने वाली तकरीरों से है। 60 बरस से ज्यादा उम्र के इस शख्स को शुमाल मगरबी लंदन में एक मकान से पुलिस क्रिमिनल एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। इस पर आलमी सतह पर जुराइम पर उकसाने या उनमें मदद देने का शुबा है। मज़कूरा शख्स को जनूबी लंदन के पुलिस स्टेशन में रखा गया है। पुलिस अफसरान शुमाली मगरबी लंदन के एक मकान के अलावा एक कमर्शियल एड्रेस की भी तलाशी ले रहे हैं। मामले की तहकीकात के दौरान बरतानी पुलिस के अफसरान पाकिस्तानी हुकाम से राब्ते में रहे और तहकीकात की। आप देख रहे हैं कि जो कि बरतानवी पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी की है उसमें उन्होंने नाम नहीं दिया। ये उनके लॉज हैं कि प्रोटेक्ट करते हैं वो अपने सिटीजन्स को, उनकी आइडेंटिटी को, ये उनका तरीक़ाकार है। लेकिन बहरहाल ये कंफर्म्ड है सेवरल रिपोर्टर्स से कि अल्ताफ हुसैन का ये जिक्र है। बजट से कबल इस बड़ी गिरफ्तारियों की खबरों ने सारी तवज्जो बजट से हटाई और इस तरफ ले गए। अपोजिशन इल्जाम ये लगा रही है कि इन गिरफ्तारियों का मकसद ही बजट से तवज्जो हटाना है, लेकिन हुकूमत का कहना है कि कानून पर अमल हो रहा है। इमरान खान इन गिरफ्तारियों पर बड़े मुतमईन हैं। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में जो खबरें आ रही हैं उन्होंने गिरफ्तारियों पर तबसरा भी किया। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला को पाकिस्तान पर रहम आ गया है। ये सूरत हाल है। बट अल्ताफ हुसैन की गिरफ्तारी कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। आई कम टू यू जनरल अमजद शुएब। मैं पहले तारुफ करवा दूं, मेरे साथ इस में सदाकत अब्बासी साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज के बजट के हवाले से उनसे खुसूसन हम पूछेंगे। चौधरी जाफर इकबाल साहब PMLN के सीनियर लीडर हैं। थैंक यू सो मच जाफर इकबाल साहब फॉर बीइंग हियर। सैफान खान साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे और अली नासिर हमारे को होस्ट, हम सुबह से ट्रांसमिशन करें अब तक पे एंड दे बिन विद अस, और साथ ही साथ जनरल अमजद शुएब हमारे साथ मौजूद हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो टू लंदन। तबरीज औरा हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट वहाँ पर हैं। तबरीज साहब, क्या खबरें हैं बरतानिया से? बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें आ रही हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इंट्रो में बताया है, बानी MQM को आज सुबह गिरफ्तार करके यहाँ सबक पुलिस स्टेशन है उसमें रखा गया है। और जो हमारे ज़राए हैं स्कॉटलैंड यार्ड के, उनके मुताबिक उनका जो इनिशियल वो प्राइमरी लेवल का जो इंटरव्यू है वो तो हो चुका है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि आज MQM के बानी रात जो है वो पुलिस स्टेशन में ही गुजारेंगे, क्योंकि उनका जो मुकम्मल इंटरव्यू है वो आज कंडक्ट नहीं हो सका और उनके चार्ज करने और ना करने का जो फैसला है वो कल यानी बुध या जुमरात तक मौखर किया जा सकता है। और बानी MQM का जो इंटरव्यू, तफसीली इंटरव्यू है वो कल होगा और ये बताना ज़राए का। और साथ ही जो MQM लंदन के रहनुमा है वो पुलिस के साथ राब्ते में है। और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि अभी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त भी बानी MQM के घर में पुलिस मौजूद है, वहाँ पर तलाशी ली जा रही है। इनका जो ऑफिस है जो ये अजमेर में बनता है उसकी भी तलाशी ली जा रही है। और खास करके जो MQM का मीडिया डिपार्टमेंट है उसकी जो है वो जांच पड़ताल की जा रही है। खास करके जो हेट स्पीचेस है उनका मवाद वहाँ से इकट्ठा किया जा रहा है। जैसे आप अपने इंटरव्यू में बता रहे थे, इनको आज तो वो स्कॉटलैंड यार्ड ने सेक्शन 44 जो क्रिमिनल अफेंस है यहाँ बरतानिया का उसके तहत गिरफ्तार किया गया है, जिसमें ये वाज़ह तौर पर स्कॉटलैंड यार्ड की तरफ से बताया गया है कि जानबूझकर जराइम पर उकसाने, मुआवनत करने के शुबा पर और इस पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है। लेकिन अभी मैं आपको ये नहीं बता सकता कि ये किस सेक्शन के तहत इनको चार्ज किया जाएगा, क्योंकि बरतानवी कानून के मुताबिक जब पुलिस इंटरव्यू करती है तो वो जो मुलजिम होता है उसका जो वकील है उसके साथ उसकी मुआवनत के लिए मौजूद होता है।
जब इंटरव्यू खत्म हो जाता है उसके बाद जो यहाँ पे की क्राउन प्रोसिक्यूशन है वो डिसाइड करती है कि आया इनको रिलीज करना है, बेल पर करना है या इनको टाइम देना है। तबरेज़ साहब, क्योंकि आप रास्ते में हैं वहाँ MQM के लोगों से, जो वहाँ की MQM है, कुछ उनको इत्तला थी, वो हैरान है या वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, आगे वो क्या सोच रहे हैं क्या होगा, और ये कितना संजीदा है? क्योंकि हम जानते हैं बरतानिया की पुलिस या बरतानिया की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज बहुत केयरफुली स्टेप उठाती हैं। सो यहाँ तक पहुंचे हैं तो ये मामला कहाँ तक जा सकता है? जी, ये मामला काफी जो है वो अब इनके लिए मुश्किल नजर आ रहा है, खास करके अगर बानी MQM की बात करें, जहां पर स्कॉटलैंड यार्ड ने वाज़ेह तौर पर आगाह किया है कि इस गिरफ्तारी के पीछे जो हुकूमत पाकिस्तान है और उसकी अथॉरिटीज इन्वॉल्व है, और उनकी और यहाँ बरतानिया की जो स्कॉटलैंड यार्ड है इनका आपस में ताआवुन है। और साथ में ये भी बताता चलूं कि ये जब स्कॉटलैंड यार्ड की टीम पाकिस्तान गई थी तो अथॉरिटीज ने इनको वहां पर एविडेंस दी थी, और उसके अलावा जो हमारे इंटरनल जराए हैं वो भी बता रहे हैं कि अगर एक ऑफेंस में इनको चार्ज करते हैं हेट स्पीचेस में तो उसकी सजा तो यहाँ पर मैक्सिमम 3 ईयर्स होती है। लेकिन उसके साथ जो पाकिस्तान की हुकूमत ने यहाँ बरतानवी जो अथॉरिटीज है उनको मनी लॉन्ड्रिंग की जो फ्रेश एविडेंस दी है उस पर अगर ये साबित होती है बानी MQM पर तो वो अलग से चार्जेस होंगे। लेकिन मैं आपको एक और अहम बात बताता चलूं कि जैसे आपने पीछे सुना था कि MQM के 2 सीनियर रहनुमा जिनके नाम MQM की प्रॉपर्टी थी, जब उनको कहा गया था कि आप MQM को वापस करें तो उन्होंने कहा था कि हमें कोई श्योरिटी चाहिए, क्योंकि उनको धमकियां दी गई थी। इस वजह से वो जो 2 अहम रहनुमा है उन्होंने इस जो पार्टिकल इन्वेस्टिगेशन है और यह मामला है इसमें यहाँ स्कॉटलैंड यार्ड की काफी मदद की है। तो हैरानगी वाली बात यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि जितने भी MQM लंदन के लोग हैं उनको ये पता था कि ये मामला चल रहे हैं। राइट, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन बताया। जनरल अमजद शुएब, वेलकम टू यू। पाकिस्तान तो बड़े अरसे से कह रहा था कि हम चाहते हैं कि हमारे सिटीजन से पहले अब आपके सिटीजन हैं, मगर किस किस्म की कोऑपरेशन की होगी पाकिस्तान ने इस मामले में? नहीं, देखिए जी, हेट स्पीच वाला वाकया जो है ये बहुत ही वाज़ेह था, और इसमें शवाहिद जो थे वो ज़मीनी भी मौजूद थे और इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्डेड चीज़ें भी मौजूद थीं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा दुश्वारी नहीं थी कि इसमें कोई बड़ा लातोलाल या लंबा किस्सा किया जाता। सिर्फ एक मसला था कि तकरीर उर्दू में थी और इसका किसी ने इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना था और वहाँ उसको उसी ट्रांसलेशन के तहत एग्जामिन किया जाना था। लेकिन आप बदनीयती देखिए लोगों की कि 2 साल ये रख के बैठे रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान भी कहती रही, वहाँ बेशुमार पाकिस्तानियों ने वक्तन फ़क्तन ये सवाल उठाया और उनको यही जवाब दिया जाता था कि हम उस तकरीर का भी तज्जिया कर रहे हैं। ये वो यानी एक सूरत हाल थी जो मशकूक बनाती थी इनके सारे एक्शंस को, और ये हमेशा से ये रहा है। हमें इस चीज़ को उस तनाज़ुर में देखना चाहिए जहाँ पहले भी केसेस इसके बनते रहे, और अल्ताफ़ हुसैन की वहाँ पे पोजीशन है क्या, उसकी वक़्त और वैल्यू क्या है। अल्ताफ़ हुसैन एक बड़ा ही कीमती एसेट था MI6 का भी, और मैं समझता हूँ है आज भी MI6 का भी और रॉ का भी। रॉ और MI6 में बड़ी करीबी कोऑर्डिनेशन है, और इसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था वो भी तकरीबन रॉ के प्रेशर की वजह से बरतानवी इंटेलिजेंस ने उस केस को ख़त्म करा दिया, जबकि उसमें मनी ट्रेल जो थी वो भारत की तरफ जाती थी, वो दुबई से पैसे जी बिल्कुल थी, हमने वो दिखाया था अपने प्रोग्राम में। तो उनके जो लीडर से डायरेक्ट वहां से पैसे आते थे। लिहाजा उसमें अगर सजा होती तो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो बेनकाब हो जाती, लेकिन चूंकि इनका आपस में एक नेक्सस है तो इन्होंने उस केस को गोल करा दिया। आज भी सूरत हाल ये है। हाँ, अगर किसी वक्त पे अगर वहाँ पे ये एक परसेप्शन डेवलप हुई कि आज अल्ताफ़ हुसैन उनके लिए कारआमद नहीं है और इसकी फॉलोइंग बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है और ये कुछ भी नहीं कर सकता कराची में, तो फिर हो सकता है कि उसको किसी वक्त पे जैसे गद्दारों का अंजाम होता है फिर इसका भी अंजाम हो जाए। लेकिन उससे पहले ये चीज़ बड़ी मशकूक है, और जब भी उन्होंने उसको एक्टिवेट करना होता है तो उसको इसी तरह के किसी प्रेशर में लाते हैं और फिर वो उनकी खिदमत के लिए दोबारा काम शुरू कर देता है। लिहाजा
आप देख लीजिए कि इसके दोनों तरफ नताइज हो सकते हैं। या तो ये एक टैक्टिक्स हैं कि उसको फिर दोबारा अंडर प्रेशर रखा जा रहा है, या फिर ये है कि हुकूमत पाकिस्तान को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान भी इसको बड़ा एक्टिवली शू करती रही है पिछले दिनों, तो उनको सेटिस्फाई करने के लिए ये ड्रामा रचाया गया है। दोनों सूरतों में मुझे कतन कोई ऐसा शुबा नहीं है कि इस शख्स को कोई सजा दी जाएगी या इसका कोई वहाँ पे ऐसा नुकसान होगा जिसकी वजह से इसको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाए या इसको बाहर निकाल दिया जाए। ये चीज़ें नहीं होंगी। ये एक कवर उसको अवेलेबल है MI6 का, और वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इससे आगे हमारी कोशिश बढ़ सकेगी। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग एनालिसिस ताकत अब्बास साहब। आपका भी ख्याल है कि ये एक कवर अप है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं इसमें? बहुत शुक्रिया फरिया। ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि कोई भी जुर्म करता है एक वक्त आता है कि उसको अंजाम देखना पड़ता है। तो इन दिनों में जो मुख्तलिफ कोई मुआशी जराइम थे उनको, ये तो इंतहाई हीनियस क्राइम्स कराची में और उसके एरिया में होते रहे, तो हम सारे समझते हैं कि इसके पीछे कोई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या कोई चीज़ थी कि जिसकी वजह से ये सारे सबूत होने के बावजूद हेट स्पीचेस आजकल जैसे जैन साहब बता रहे थे, उसको लिए फिगर आउट करना कोई ज़्यादा मसला नहीं है। कोई जुबान का आज का आप गूगल पे डाल के उसका ट्रांसलेट कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो वो एक अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। अब बहुत सारी बुरी खबरों के साथ नहीं, बहुत सारी अच्छी खबरें हैं सारी, जिन ने जुर्म किए तकरीबन सारी खबर भी अच्छी खबर है। बजट भी बहुत अच्छी खबर है कि पाकिस्तान को जो बजट पे क्या अच्छी खबर है। बजट में आपको मरीम नवाज साहब की ट्वीट दिखाती जाऊं, ये बजट नहीं मुल्की नाअहली और आलमी साहूकारों का तैयार करदा आवाम का खून चूसने का नुस्खा है। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत की एक काली दस्तावीज नाअहल हुकूमत का एक और स्याह कारनामा है जो पाकिस्तान को कई साल पीछे धकेल देगा और गरीब का सांस लेना दुश्वार बना देगा। मैं पहले तो ये कि छोटी सी बात कि जब उनके वाले साहब की हुकूमत खत्म होती है तो मुस्लिम लीग भूल नहीं सकते पुराने जमाने को। मुझे बताएं, आप खुदा न खास्ता आप काम कर रही हैं, आज आपकी एक तनख्वाह चलें 4 लाख है, आप अपने बच्चों पे हर साल 8 लाख का कर्जा डालती जाएं, 4-5 साल तो आप बड़ी गाड़ी में फिरेंगी, बंगले में फिरेंगी, बाद में बच्चे आपको पूछेंगे ना जब उनका बाल बाल मकरूज हो जाएगा कि बीबी आप करती क्या रही है इस मुल्क के साथ। तो वो अगर आप कल आप किसी कोई जो आपका जो वारिस होगा वो देखेगा नहीं कि आपने मुझे लिया क्या, मुझे ये समझाए आप कर्जा लेके बात कर रहे हैं, आपने लेना छोड़ दिया। जुमला बोलूंगा आपको समझा देगी। मुस्लिम लीग नून ये कहती है ना कि हम IMF पर लेट गए, यही कहती है, काफी लोग कहते हैं। मुस्लिम लीग कहती है ना, इसका मतलब है कि 5 साल जो कुछ उन्होंने कारिस्तानियां की, आखिरी दिन हमें वो IMF के दरवाजे पे छोड़ के गए। इटसेल्फ ये एक फेलियर है। दूसरी बात, ठीक, मैं कोई बड़े फिगर्स की बात नहीं करूंगा। पाकिस्तान को बैरूनी जो आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनसे बचाने का एक ही तरीका, आप डॉलर कमाएं। डॉलर कमाने का एक ही तरीका था एक्सपोर्ट्स। 5 साल मुस्लिम लीग नून की एक्सपोर्ट ग्रोथ थी 0, और आपकी भी इतनी है। सुन, हमें तो अब 5 महीनों की बात करिए। ठीक, पहले 5 साल मुस्लिम लीग नून जो अपने आप को मईशत का चैंपियन कहती है, एक्सपोर्ट ग्रोथ 0, इंपोर्ट में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ 35 अरब डॉलर की इंपोर्ट से 60 तक ले गए मुल्क को। इसको इजी कर लेते हैं सर, इजी। आप आज के बजट के बाद आपकी बढ़ जाएगी, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। कल भी आपकी मेरी इस पे बहस हुई थी। कैन यू स्टार्ट एन इकोनॉमी फ्रॉम जीरो इफ यू हैव नो लायबिलिटी? वी आर स्टार्टिंग, ये नहीं मैं उर्दू में चले बात करता हूँ, क्या हम मईशत को जीरो से शुरू कर सकते हैं? ये बातें अवाम को ये नजर आ रहा है कि जो उनकी एक एग्जिस्टिंग सूरत-ए-हाल थी उससे वो नीचे आ गए। फरिया साहिबा 4000 अरब का टैक्स था ना इस साल नवाज शरीफ और जरदारी साहब के लिए हुए कर्जों का सूद, कर्जा नहीं सूद 2900 अरब रुपया है। 4000 की आमदनी, 2900 अरब रुपया। मरियम साहबा के जो वालिद साहब की हुकूमत और उनके आजकल नए अलायंस हैं, उनके वालिद साहब की हुकूमत का, मुझे बताएं वो मुल्क कैसे चल सकता है जिसका 2900 अरब रुपया खाली सूद में जाना है, कर्जे की किस्तें छोड़ के। आप कहती है माजी को भूल जाए। ओके भाई, अगर सुनो ना, एक बात की कल भी आपने की थी कि मुझे बताएं, अगर मैं दोबारा से कहता हूं हम शुरू करें फ्रेश, हमें पिछला कुछ लेना देना हो, फिर तो हम बात करें। ये लोग लूट मार एक चीज है, आज हमजा पकड़े गए, कल जरदारी पकड़े गए, कुछ अर्सा पहले नवाज ही पकड़े गए।
अदालतें इनको पकड़ रही हैं, ठीक है, अल्लाह करे ये पैसे भी वापस ओके, लेट मी कम टू चौधरी साहब, एक बात देना एक चीज ये बात ना कहे कौन कि आप पिछली बात ना करें, ठीक है, हम जब तक वो कर्जे वापस नहीं होंगे, जब तक मैशत पांव पे खड़े नहीं होगी, लोगों को बताना है कि किसने लूटा मुल्क को, किसने बर्बाद किया। ओके चौधरी साहब, जो मेन मसला था वो लगा था कि एक ट्रस्ट का प्रॉब्लम है, ये लोग घबरा रहे हैं, शेकी हो रहे हैं, इसीलिए हमें एक इकोनॉमी के अंदर स्टैंड स्टिल नजर आया। आज के बजट के बाद वो इत्मीनान बहाल हुआ है या मजीद कम हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सदाकत अब्बासी साहब बड़े जज्बाती अंदाज में कह रहे हैं कि माजी को नहीं भूल सकते, यकीनन नहीं भूल सकते। जब माजी की बात करेंगे तो वो इमरान खान साहब और वो असद उमर साहब जो कभी हुआ करते थे और जलसे जुलूसों में लोगों से वादे करते थे, तो बहुत सारी चीज़ें बताई, इखलाकियात का दर्स समझाया किया जाता है। तो मेरे भाई इस पे भी वजाहत कर दें कि झूठा वादा किसी से करना, उसके मुतालिक क्या ख्याल है? इखलाकियात इजाज़त देते हैं? क्या इनके लोग मेंबर नहीं थे कौमी असम्बली के? क्या वो स्टैंडिंग कमेटियों का हिस्सा नहीं थे? क्या असद उमर साहब रोज़ हमें दर्स नहीं देते थे कि तेल और गैस की कीमतें कैसे कम करनी चाहिए? क्या इमरान खान साहब ये नहीं फरमाया करते थे कि जब $1 की साथ पैरिटी में कीमत रुपए की कम होती है या $1 महंगा होता है तो कितने अरब कर्जा एक दिन में खामखा पाकिस्तान के ऊपर चढ़ जाता है? क्या वो ये नहीं बताते थे कि लोग उस वक्त टैक्स नहीं देते जब वजीर आजम चोर हो, ये बात जब सही है हुकूमत साहब, लेकिन ये भी तो फैक्ट है कि अभी मैं आपने जो सवाल किया मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। मुझे काइंडली आपने सवाल किया कि एतमाद बहाल होगा कि नहीं, यही सवाल किया ना। तो कल का आप देख लें, गुज़िश्ता रोज जनाब वजीर आजम ने खिताब किया और दरख्वास्त कर रहे थे कि जो मैं स्कीम लेके आया हूँ उसमें आप हिस्सा डालिए। राइट। इससे पहले उन्होंने क्या कहा था इसी स्कीम के बारे में कि जो जो इसमें हिस्सा लेगा मैं हुकूमत में आके उनकी इन्वेस्टिगेशन करूंगा और केस बनाऊंगा। ठीक है। और आज मुकाफात अमल के वो मांग रहे और अभी तक मिला क्या है इन्हें? कुछ भी नहीं। और उस तकरीर के बाद क्या हुआ? लोगों को कितना एतमाद है? $1 और कुछ पैसे डॉलर की कीमत बढ़ गई कल के दिन में और 151 पे ट्रेडिंग हुई। कल स्टॉक एक्सचेंज 750 पॉइंट नीचे आई। ठीक है, ये एतमाद है। और आज भी अभी दोबारा खिताब करने जा रहे हैं जनाब वजीर आजम। अगर इतनी ज़रूरत थी खिताब की कि आज फिर करना था तो आज असम्बली में मौजूद थे। जब बजट स्पीच हो चुकी सर, आपने वो गुजारिश, वो किधर से खिताब करते हो? हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है कि वो जरा शोर से घबराते हैं, अवाम से घबराते हैं। दो चीजें उन्हें भाती हैं गुफ्तगू करने के लिए, या तो जलसा आम हो और सिर्फ पीटीआई के लोगों सुनने के लिए, या फिर वो बंद कमरा हो और कौम से खिताब अभी तक 1 साल में वो कितने कर चुके हैं। कि जो आपके नवाज शरीफ साहब एज प्राइम मिनिस्टर ने बहुत कम इंटरव्यूज दिए, इमरान खान साहब काफी वोकल हैं, काफी फेस करते हैं लोगों को। बात सियासी एतमाद की आ रही है। खाकान अब्बासी साहब भी थे, जी बिल्कुल फेस करते हैं, जरूर मुझे तो फेस दिया करें इंटरव्यू उन्होंने, लेकिन बहुत कम लोगों को इंटरव्यूज दिए हैं। भी बात ये है कि वजीर आजम साहब के इकदामात से, उनके एक्शन से, उनके इंटरव्यू से मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम वो अलग बात है, लेकिन इजाफा होता है। सियासी इस्तेहकाम नहीं, अगर नहीं है तो आज असेंबली में बात करते हैं। ओके, ये बात अब कल अभी खिताब किया और आज फिर वो उसी मतलब दोबारा कौम से खिताब करने के लिए चले हैं। नहीं, क्योंकि ये डायरेक्टली जर्नलिस्ट का एक इस्तेकाक है कि बताया आपको, कभी भी इमरान खान साहब ने ना मांगा है क्वेश्चन, ना कहा ये सवाल ना करो या ये पूछो, और कोई लीडर ऐसा नहीं है इस वक्त जो कि इस टॉप पोजीशन पे हो। वो इससे भी ज्यादा बोल्ड होंगे। लेकिन मेरी जरूरत क्या है कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ कि मेरे मुआशी हालात ऐसे हों कि मैं जिंदा रह सकूं। अगर वो बहुत वोकल हैं और आज हर चीज में टैक्स बढ़ा के और मेरे ऊपर इतना बोझ डाल दिया है कि मैं जिंदा ना रह सकूं, तो मुझे उनके वोकल रहने का क्या फायदा? राइट, अच्छा, ओके, चलिए आपने बात मान ली है कि वोकल है एटलीस्ट, थैंक यू फॉर दैट। जाफर साहब, आई कम टू यू। सफान, ये जो सेंटिमेंट है, लोगों का ट्रस्ट बहाल हो, इसीलिए ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर बार बार खुद आके बात कर रहे हैं। अभी फिर हम देखेंगे क्या कहेंगे अपनी स्पीच में, कितना इंपॉर्टेंट है और कितना आज के बजट के बाद इत्मीनान बहाल हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है फरीद, क्योंकि ये तीसरा मैसेज होगा। इससे पहले एमनेस्टी स्कीम पे एक मैसेज आया था, 2.5 या 3 मिनट का था, फिर 1.5 मिनट का एक मैसेज हमने देखा था, एक दिन कबल आया, फिर आज यानी सुबह 9 बजे आया। उसके बाद आज ये एक और मामला उनका खान साहब का खिताब होगा। लेकिन सवाल उसमें सिर्फ एक बात, हम जब से बहस कर रहे हैं यहाँ पर, जो सियासी बहस हो रही है वो ये हो रही है कि जी जिम्मेदार कौन है? PMLN जिम्मेदार है, पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है, PTI कह रही पुराने जिम्मेदार है।
क्योंकि यहां पर ये प्रोग्राम जो है ये आईएमएफ का है, अब पीटीआई का बजट नहीं है, ये आईएमएफ के जो टारगेट्स हैं उनको मीट करने के लिए बजट डिजाइन किया गया है। तो इवेंचुअली इसको ओनरशिप देनी पड़ेगी पूरी पॉलिटिकल क्लास को, अगर क्योंकि इसको ओनरशिप नहीं देगी पीटीआई, और अगर इसी बात में टाइम जाया होता रहेगा कि आपकी वजह से हम यहां खड़े हुए हैं या आपकी वजह से, तो इससे पहले जितने आईएमएफ प्रोग्राम है 20 या 21 प्रोग्राम्स हैं वो फेल ही इस वजह से हुए कि उसको पॉलिटिकल ओनरशिप नहीं मिली अनफॉर्चुनेटली, और ये प्रोग्राम भी फिर फेलियर की तरफ ही जाएगा अगर इसको सियासी क़यादत तमाम ओन नहीं करेगी और ये कहेगी कि हाँ जी हमें जरूरत है आईएमएफ के पास जाने की और ये एडजस्टमेंट्स आईएमएफ के प्रोग्राम के तहत। और मैं तवक्को रखता हूं कि इमरान खान साहब जो चंद मिनट बाद खिताब करेंगे उसके अंदर वो एक बात नहीं दोहराएंगे दोबारा, क्योंकि उन्होंने 2 बार ये बात की है कि पाकिस्तान में कोई टैक्स नहीं देता। वो बात सही कह रहे हैं कि बहुत कम लोग हैं जो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, 20 लाख है, 17 लाख से 20 लाख, लेकिन उस बात को कहने का तरीका शायद दूसरा हो सकता था। यहां पर इनडायरेक्ट टैक्सेस पूरी कौम दे रही है, पानी पर टैक्स है, यहां पर आप जो अशिया खरीदते हैं उस पर सेल्स टैक्स है, तो कहीं ना कहीं इवेंचुअली आप टैक्स दे रहे हैं। जब प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि कोई टैक्स नहीं दे रहा, ये स्टेटमेंट आप उस तरह भी कह सकते हैं कि अशराफिया या एलीट टैक्स नहीं दे रही जिसकी वजह से आम आदमी मुतासिर हो रहा है, लिहाजा हम अशराफिया को टैक्स नेट में लाएंगे ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। इसलिए अशराफिया अपने रिटर्न्स फाइल करें, अपने डॉक्यूमेंटेशन कराएं, एमनेस्टी स्कीम में अपने अपने एसेट्स डिक्लेयर करें जो बाहर एसेट्स बनाए हुए हैं। जरिए तो वो 2 या 3% तबका है जिसने बाहर एसेट्स बनाए हुए हैं। एक आम आदमी जब ये सुनता है उसको अजीब सा लगता है। और कराची की बात भी फरिया तो मैं बताऊं, अल्ताफ हुसैन साहब की गिरफ्तारी आज से 3 या 4 साल कबल बजट के दिन ही हुई थी लंदन में। मैं इस वक्त कराची में मौजूद हूं। उस गिरफ्तारी पे मुझे अच्छी तरह याद है, मैं उस वक्त एक और चैनल पे था जहां पर कुछ ही देर बाद विदिन 5 to 10 मिनट्स बजट वाले दिन पूरा शहर बंद हो गया था, हंगामे शुरू हो गए थे, जलाओ घेराव शुरू हो गया था। आज इस शहर में मैं बैठा हूं तो हम ये आप लॉ एनफोर्समेंट को कहें, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उस वक्त नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, हम ये जानते हैं यहाँ पर मिलकर सिंध गवर्नमेंट भी है, पुलिस भी है। आज हम बैठे हुए, अल्ताफ हुसैन गिरफ्तार हुआ है, एक यहाँ पर पत्थर तक नहीं हमने इस वक्त सुना है कि किसी के ऊपर पड़ा हो, एक हमने रोड ब्लॉक होते हुए नहीं सुनी है। कुछ प्रोटेस्ट हो रहे हैं लेकिन सुना पीपल्स पार्टी या दीगर पार्टियां कर रही हैं जरदारी साहब के अरेस्ट के ऊपर। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, ये बहुत बड़ा रिलीफ है कराची के अवाम के लिए। और तीसरी बात, क्योंकि अरेस्ट की बात हो रही है तो मैंने अभी एक इंटरव्यू फैसल वाडा साहब का सुना है और उस इंटरव्यू में वो कहते हैं कि अभी उन्होंने हामिद मीर साहब को 8 बजे शो में बोला है कि शाहिद हकान अब्बासी साहब इज लाइकली टू बी अरेस्टेड। तो ये उन्होंने खबर दी है, ये वही फैसल वाडा है जिन्होंने लाखों जॉब्स की खबर दी थी। लेकिन ये पीटीआई के मिनिस्टर जब कहना शुरू कर देते हैं कि ये अरेस्ट होने वाला है, ये अरेस्ट नहीं होने वाला, तो फिर वो जो कहते हैं कि नैब और पीटीआई का गठजोड़ है, वो बात और मजबूत हो जाती है। ऐसी स्टेटमेंट्स अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन ये खबर है जो वो दे रहे हैं कि शाहिद हकान अब्बासी साहब एलएनजी केस में बहुत जल्दी अरेस्ट होने वाले हैं। ये फैसल वाडा साहब कुछ देर कबल कह रहे थे, जिसमें किसी ने यह भी तबसरा किया कि शायद बचाना चाहते हैं फैसल वाडा साहब, अगर वाकई अरेस्ट होने जाए थे, इसलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी। एज अ मिनिस्टर, एज अ पीटीआई मिनिस्टर, उनको बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं चाहिए थी। सो अल्ताफ हुसैन के हवाले से अपनी कराची की सूरत बताई। जी जनरल साहब, यहाँ पे ये मेरा नहीं ख्याल कि फैसल वाडा जो है वो कोई नई खबर बता रहा है, वो वही बता रहा है जो मुझे, आपको, बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया के जरिए सुबह से पता चल रही है। जब से हमजा गिरफ्तार हुए हैं उसके बाद से सोशल मीडिया पे चल रहा है कि अगला टारगेट जो है वो परवेज खटक है और शाहिद खान अब्बासी है। अब ये चीज़ें तो मेरा ख्याल है स्पेकुलेशन की बुनियाद पे चलती हैं, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है, हुकूमती लोगों को बड़ा स्पेसिफिक बात करनी चाहिए, उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये स्पेकुलेशन बिल्कुल मौजूद है और आम आदमियों में भी मौजूद है कि अब अगला काम भी होने वाला है। राइट, एंड आई कम टू यू अली नासिर साहब, सेंटिमेंट कितना अहम है? एक ये तासुर रहा लोगों में, एनालिस्ट्स में, कि जो डराने वाली सियासत है या पिछली हुकूमतों को बुरा कहने वाली सियासत है वो इकॉनमी के लिए अच्छी नहीं है। चाहे सच्ची हो, लेकिन हुकूमत के इकॉनमी के लिए ये कड़वी बात है। इज दिस ट्रू कि अगर आप बार बार कहेंगे कि इकॉनमी हमारी बहुत ख़राब है, सारा पिछले लोग चोर थे, आगे जो है अभी भी चोर भरे हुए हैं, सो इससे क्या इकॉनमी पे असर पड़ता है इस नैरेटिव से? देखिए, कलेक्टिव कल्चर तो पाकिस्तान के अंदर पनपता रहा है करप्शन का, और कोई भी इससे जो है वो आज़ाद नहीं रहा। आपको पता है तमाम इदारों के अंदर अब एहतसाब हो रहा है, तो करप्शन हैज़ बीन वेरी रैम्पेंट, वेरी कॉमन। इनफैक्ट इतनी ज़्यादा करप्शन है पाकिस्तान के अंदर, ख़ासतौर पे हाईएस्ट एचेलॉन्स ऑफ पावर के अंदर, कि वो करप्शन तस्वुर ही नहीं की जाती। और अभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो जिसे हम कहते हैं मास्टर मोरालिटी और स्लेव मोरालिटी, जिसे हम नीची का फिनोमेना कहते हैं, अभी भी हम उससे मुतासिर हैं। और हम ऐसा महसूस करते हैं कि अगर हम कोई चोरी करें, रिवील ना करें, अगर हम अशराफिया में शामिल हैं तो इट्स ओके, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, मेरे से गलती हो गई, मैंने नहीं बताया, मैंने बीवी के नाम कर दिया, मैंने उसके नाम कर दिया,
बहना के नाम कर दिया, फलां कर दिया, मेरे बेटों के पास है बाहर, मेरे पास कामा था, मतलब दे जस्टिफाई एवरीथिंग। और एक चीज को मतलब ये गुफ्तगू में लाए बगैर आप देखें, जब हम जाते हैं तो वो कहते हैं एविडेंस प्रोड्यूस करें, लेकिन जब वो अपनी बात करना चाहते हैं तो वो कहते हैं मॉरल आर्गुमेंट लाओ। अब आप समझ तो गई होगी मैंने क्या बात की है। अब वो चाहते हैं, जो भी लोग होते हैं वो कहते हैं हमारा मॉरलिटी पे डिसाइड करो, आपका एविडेंस पे डिसाइड करो। तो बात ये, करप्शन इज करप्शन, करप्शन पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन करप्शन से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इनएफिशिएंसी। मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट को या इंटरनेशनल दुनिया को तो खुश होना चाहिए अगर करप्शन के खिलाफ स्टेप्स लिए जाएं। वो बहुत खुश है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए बाला ताक इस बात से कि यहाँ पर गुफ्तगू का आगाज किस तरह से हुआ। पाकिस्तान एंड यूनाइटेड किंगडम एंजॉय एक्सीलेंट रिलेशंस, दे हैव रूल ऑफ लॉ, आई सैल्यूट देम। एक बस ड्राइवर का बेटा मेयर लंदन है, पाकिस्तान में नहीं बन सकता। अनफॉर्चुनेटली दूसरे लोग उंगलियां उठाते हैं और अपने कांच के घरों में रहकर दूसरों को पत्थर फेंकते हैं, हाय वो कितना गंदा, हाय वो कितना खराब। उनका सिस्टम अगला प्राइम मिनिस्टर बनाएगा साजिद जावेद को, द पर्सन हु इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। और मैं आपको बता रहा हूं वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। कुछ लोग बड़े रैश बयान दे देते हैं, उनको पता नहीं होता कि इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जब ये बात जाती है तो कितना उसका गलत मैसेज जाता है। अगर ये सही ना होता तो हमारे चीफ पहला ऑफिशियल ट्रिप यूके ना लगाते। पाकिस्तान एंड यूके शेयर अ कॉमन हेरिटेज, वी हैव एक्सीलेंट रिलेशंस, दे हैव रूल ऑफ लॉ। इमरान खान हिमसेल्फ सेज कि यूके के कोर्ट के अंदर जो डिसीजन एयन बोथम के खिलाफ उनका हुआ वो इस वजह से हुआ क्योंकि वहां पर रूल ऑफ लॉ है। लेकिन उनके अपने दोनों बेटे भी वहां रहते हैं। ही ट्रस्ट द यूके गवर्नमेंट मोर देन दिस गवर्नमेंट व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन। अली साहब किसी ने नहीं कहा। नहीं, मैं वैसे क्लियर कर रही हूं। हम बड़ी जल्दी दूसरों के घर पे पत्थर मार देते हैं कि जी वो बड़े खराब हैं, उनकी बड़ी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं। इसको छोड़ दें। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई हैव अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट। आई थिंक यू आर टॉकिंग जनरली। वी विल टेक अ ब्रेक, वी विल टेक अ ब्रेक। उसके बाद मजीद बात करेंगे कि जो सियासी मंजरनामा है, ज़रदारी साहब जेल के अंदर, हमजा शहबाज, नवाज शरीफ साहब जेल के अंदर, इसका क्या इम्पैक्ट जाएगा पाकिस्तान की आइंदा आने वाली सियासत पे। राइट आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। प्राइम मिनिस्टर की स्पीच एक्सपेक्टेड है। पहला बजट पीटीआई आपने पेश कर चुकी है। ऑपोजिशन ने उस पर शदीद एहतजाज किया, बल्कि बजट पेश करना बड़ा मुश्किल था। हमाद अज़हर साहब ने काफ़ी जोर लगाया, काफ़ी ऊंची आवाज़ में बात की, फिर जाके वो बजट पेश कर सके, जिस पर उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर ने शाबाशी भी दी बाद में। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ट्वीट आई है, उन्होंने कहा, एंड दिस इज फॉर यू सदाकत भाई साहब, टुडे द पीएम ऑफ पाकिस्तान डांस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एज हिज मिनिस्टर introduced a PTIMF budget that increases taxes, inflation and unemployment. PTI-IMF he meant. History will record how Imran danced as our economy burns. देखिए बिलावल साहब की ये बात तो थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि थोड़ी ज़्यादा होगी, जिस वो मेंटल स्टेट से गुजर रहे हैं, क्योंकि चौधरी निसार ने, शहबाज शरीफ ने जिस तरह इनके केसेस बनाए उस वक़्त, आज उनके वाले साहब मैं तो समझता हूँ कि पक्के पक्के ही रुखसत हो गए हैं जेल की तरफ। तो उस हवाले से उनकी जो स्टेट ऑफ माइंड है, वो एक बेटे के होने के नाते वो उनको सब कुछ बुरा ही लग रहा होगा। खान साहब को ने कहा कि ही वाज डांसिंग। देखिए मेरी बात सुने, कोई ऐसी क्लिप मैं आपके पास क्लिप है जी? आप मैं बहरहाल पे चले, मैं मेरी पहले सुन लें, फिर आप क्लिप देखिएगा। आप चलाइएगा, हम आप चलाइएगा। मैं तो मैं बिल्कुल, चूंकि बिल्कुल मैं पीएम साहब इकट्ठे थे, क्योंकि ये बार बार नारे लगा रहे थे, गो ना, जिस तरह हम कहते थे ना, गो नवाज गो, गली गली में शोर है, पूरा टब्बर चोर है, तो ये उनकी नकल मारने की कोशिश कर रहे थे ना। क्या कह रहे थे? हम कहते गली गली में शोर है, आज क्या कह रहे थे? पूरा टब्बर चोर है, हम ये कह रहे थे ना। ओपोजिशन क्या कह रही है? जब ये कह रहे थे, आज क्या कह रही है? आज ओपोजिशन कहती गली गली में शोर है, यहाँ से हम कहते पूरा टब्बर चोर है, फिर कहे गली गली में शोर है, दोनों टब्बर चोर है, दोनों बहने चोर है। नहीं, दोनों टब्बर, हमने कहा सरदारी, क्योंकि हम जो कहते हैं ना चोर, इसलिए कहते हैं साथ दे सजा याफ्ता है ना। मियाँ साहब सजा याफ्ता है, सही है। अपना शहबाज के साहब के बेटे जो है वो अरेस्टेड हैं, शहबाज साहब जमानत पे हैं, जरदारी साहब अंदर चले गए। तो हमारा तो मतलब, और दूसरी बात ये कि जो हम अब चोर कहते हैं ना, तो हम मोहतरम नवाज शरीफ साहब और शहबाज साहब के वो बयानात कि जरदारी बड़ा लूट मार इसने किया है, ये बड़ा डाकू है, इसका पेट फाड़ेंगे, और जरदारी साहब कहते थे कि ये नवाज शरीफ मुआशी दरिंदा है, अगर मैंने इस दफा नवाज शरीफ को छोड़ा
तो मुझे अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। ये कोई मैं सदियों पुरानी बात है नहीं, ये चंद महीने पहले की बात है जरदारी साहब को कि नवाज शरीफ ये पनामा बिल्कुल ठीक है, इसको सजा बिल्कुल ठीक हुई है। तो ठीक है, आज लेकिन डांस का क्यों कहा जरदारी साहब? अच्छा, कोई ऐसी डांस वाली बात है नहीं, कोई इतनी खुशी वाली बात नहीं थी। परेशानी सबको है कि जो मईशत के साथ हुआ है, ये ये नारे दे रहे थे तो खान साहब आगे से इस तरह उनको हाथ हिला रहे थे। इस तरह क्या मतलब ये कि वो कहते ना गो न्याजी गो, तो इमरान साहब कहते गो न्याजी गो, मतलब वी आर मूविंग अहेड एज अ नेशन। ये गो आप जिस तरह कहते हैं ना, ठीक है, वो आगे से रिस्पॉन्स दे रहे थे। आई अपोलोजाइज टू व्यूअर्स कि हम ये डिस्कस करें, लेकिन क्योंकि बिलाल भुट्टो साहब चेयरमैन है पार्टी के, उन्होंने ट्वीट कर दिया तो ये मसला इतना अहम हो गया है। जो असल बात वो ये थी, ये आपकी डिस्टर्ब करी मुझे, असल बात ये थी। सो आप कह रहे हैं कि उन्हें सिर्फ मुक्के हिलाए और बिलाल साहब को डांस करें, उनका मजाक उड़ाया, जो वो बेचारे वहां बैठ के तो फनी सी हरकतें कर रहे थे उस स्पीकर डाइस के पास, तो उनको एक जवाब दिया या उन पे तंज किया अपनी एक बॉडी लैंग्वेज से हाथ हिला के कि आप ऐसे ही करते रहोगे। अब जो असल बात है, आज फरिया जो काम हम देख लें क्लिप में, जो दिखा भी दें, मेरी अगर बात सुनने जो जरूरी है, फिर क्लिप जरूर चलाइएगा, आपका राइट है। मैं कहना चाहता हूँ कि आज अल्लाह ताला के फजलो करम से जो हमें IMF के दरवाजे पे गिरी हुई मैशत मिली, इंशाअल्लाह आज उसके उठने का आगाज हो गया है। सबसे पहला काम, वो तो कह रहे हैं PTIMF बजट, उनकी बात सुनेंगे जो लूट मार करके आज हमें सबक पढ़ाएंगे। टैक्सेस इंक्रीज किया आपने, महंगाई बढ़ाई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाई है, आप सुन तो लें, टैक्सेस अगर इंक्रीज हुए होते ना, ये नवाज शरीफ साहब 22 करोड़ में से सिर्फ 20 लाख लोग रिटर्न फाइल करते हैं, 22 करोड़ में से 20 लाख, उसके बावजूद 1% सुन तो लेना, 1% भी लोग टैक्स नहीं देते। ये नवाज शरीफ हमें कल्चर दे करके, जो वो कहते बड़े सही बात करते, हर पाकिस्तानी टैक्स इसलिए दे रहा है कि नवाज जरदारी ने अपने जितने इनके बिजनेस पार्टनर से, बिजनेस ग्रुप से, क्योंकि हर एक कारोबार करते थे, इन्होंने उनको टैक्स से बाहर रखा। आज टास्क इमरान खान के सामने क्या है, ठीक है, टैक्स बेस बढ़ानी है। लेकिन ये जो IMF वाली बात है, ये बिलावल ने जो IMF वाली बात की है, इस पर सिर्फ एक बात छोटी सी मैं कहूंगा, क्योंकि IMF 21 बार हम लोग गए हैं, उनमें से 13 बार PMLN और पीपल्स पार्टी, यानी 4 या 5 बार PMLN और 8 बार पीपल्स पार्टी के दौर में गए हैं। तो IMF बुरा नहीं है, ये PPP IMF भी है, PMLN IMF भी है, PTI IMF भी है। तो ये PTI IMF जो बिलावल ने ताना दिया है इनको, ठीक है, तो वो मतलब माशाल्लाह सब गए, 8 बार गए। ये बात करना चाह रहा हूं कि हम अपनी वजह से नहीं गए, अगर हमें 2800 अरब रुपया बजट में से इनके कर्जों की सूद देना है, तो ये आपको इनकी कार्रवाई इनके क्रेडिट में जाए। हम अपनी वजह से नहीं गए। अगर 5 साल के बाद हम भी हुकूमत खत्म करते हैं और हम कहते हैं अगली हुकूमत जो है वो IMF के पास जाए, फिर हम फेलियर होंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि नवाज जरदारी करप्शन एक बात है, इनका मैनेजमेंट इकोनॉमिक, सिर्फ वो गए जिस वजह से, वो तो मैं उस पे नहीं जा रहा, लेकिन मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि गए सब हैं IMF के पास, यानी डिक्टेटर्स भी गए हैं, नून लीग की गवर्नमेंट भी 4-5 बार गई है और पीपल्स पार्टी तो सब में ज्यादा बार गई है। तो ये तनकीद के PTI गई है IMF के पास, तो ये तनकीद नहीं बनती, मतलब कि गए तो सब है, इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि सिर्फ PTI गई है। इस पे जरा मुझे समझाइएगा। As far as I know, we are one of the oldest clients of IMF। ये IMF के एक बंदे ने ही हमें ये बात बताई थी। So उनकी भी ये कहना था कि there is something essentially wrong in Pakistan's economic structure। So ये बात क्या दुरुस्त है, उनका एनालिसिस कि हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में कोई गलती है? ये जितने मर्जी नारे लगा ले, हमने बड़ी अच्छी कर दी इकॉनमी, मुशर्रफ साहब के जमाने में बड़ी अच्छी थी, नवाज शरीफ साहब के जमाने में बड़ी अच्छी थी, तल्ख हकीकत ये आप फिर IMF के पास जाते हैं। बिल्कुल जाते हैं। So what is wrong? क्योंकि स्ट्रक्चरली जो इस वक्त हमारा मसला है कि हम कमाई जो है इस वक्त कम कर रहे हैं और खर्चे हमारे ज्यादा हैं, तो इवेंचुअली हमें कर्जे लेने पड़ते हैं। IMF बुरा नहीं है, IMF के पास हम जाते हैं और IMF को भी शौक नहीं है कि वो हमारे पास आगे के पैसे ले लेता है कि ये लो पैसे ले लो, या हम जाते हैं कि हमें कुछ शौक है जाने का। हमें जरूरत इसलिए पड़ती है कि हमारे बेसिक मुशर्रफ साहब के दौर में पैसा आया, लेकिन वो पैसा इधर उधर खर्च हुआ, प्रोडक्टिव कैपेसिटी या ऐसे सेक्टर्स पे खर्च नहीं हुआ जिससे वाकई में रिफॉर्म्स आते। PMLN के दौर में उन्होंने पावर सेक्टर में बहुत काम किया, लेकिन PMLN के दौर में ऑयल प्राइसेस बहुत कम हुई थी, बहुत फायदा उस वक्त था, इनके पास एक रूम था कि वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और अच्छे कर सकते थे, कुछ ऐसा कर सकते थे कि टैक्स बेस कन्वर्ट हो जाती, जरूरत ही नहीं पड़ती आगे कर्जे मांगने की किसी से। लेकिन हम फिर जा रहे हैं और फिर वही बात कि बार बार IMF के पास जाते हैं। इस दफा जो हम गए हैं तो इस दफा मसला ये है कि अमेरिका भी हमारे मामलात जानता है, अमेरिका के जो सदर ट्रंप है वहां बहुत वेटेज होता है वेस्टर्न वर्ल्ड का
तो वो उस वजह से हमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी इस दफा IMF से नहीं मिल रही, इतनी स्ट्रिंजेंट कंडीशनैलिटीज इस वजह से भी हैं कि हमारे एक तो फिस्कल डेफिसिट और ट्विन डेफिसिट जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट वो बहुत खराब हो चुके हैं, और दूसरा ओवरऑल स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट जो है उसमें हम जानते हैं कि वहां IMF, इंडिया, पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड, उनकी अपने अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं पाकिस्तान से। वो पाकिस्तान को नहीं चाहते कि वो जो है इस वक्त इस खित्ते में पाकिस्तान की बालादस्ती हो, पाकिस्तान ग्रो करे, पाकिस्तान का डिफेंस ग्रो करे, स्ट्रांग हो पाकिस्तान। वो चाहते हैं इंडिया की इस बालादस्ती हो इस पूरे खित्ते में। तो IMF के अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, लेकिन ये सारी बार बार जाना ये हमारी अपनी गलती है। ये कोई IMF नहीं हमें कहता कि आप आ जाओ हमारे पास। जी खुद कशकोल राइट जनरल साहब, द सेम क्वेश्चन टू यू, एडिंग के आगे पॉलिटिकली टर्मोइल तो है। और वो अगर जनरल की बात सुन ले, नहीं सर आपकी जनरल की बात सुन ले, ये जो बार बार कहते हैं कि IMF बुरा नहीं, IMF बुरा नहीं, बुराई और होती क्या है? जब आपको एक ऐसे स्ट्रक्चर में वो ले आते हैं जिससे कि आपकी इकोनॉमी आगे बढ़ ही नहीं सकती, ये बात ठीक है कि हमारी मजबूरी होती है जब उनके पास जाते हैं, लेकिन एक चीज वादे है कि IMF आपकी इकोनॉमीज को ठीक करने के लिए नहीं बनी हुई। फिर यह है कि जिनके शेयर्स वहां पे ज्यादा हैं वो उसको अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के तौर पे यूज करते हैं, और इसको लिंक किया हुआ FATF में जो आपको लेके गए हैं, पहला स्टेप वो था, दूसरा ये है। और जब ये PMLN का दौर था तो उस वक्त वो फज्ड फिगर यानी कुक्ड अप फिगर्स के ऊपर आपको कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि एक ट्रैप था। वो चाहते थे कि आप लेते जाएं, उनसे कर्ज लेते जाएं, और एक स्टेज आ जाएगी जब आप कर्ज के बगैर आप रह नहीं सकेंगे, क्योंकि आपने कर्ज उतारना भी कर्जे लेके होगा। तो लिहाजा उस वक्त हम ट्रैप में जाते रहे। आज पोजीशन ऐसी है कि आपको फिर कर्जा लेना पड़े कर्जा उतारने के लिए। लेकिन इकोनॉमी ठीक कैसे होगी? इकोनॉमी का मसला सबसे बड़ा यह था कि आपने पहले तो वो जो सफान कह रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर आपकी एक्सपोर्ट $16 अरब की हैं, जो कि पीछे PMLN छोड़ के गई, तो आपकी इंपोर्ट $32 अरब की थी। आप कैसे कर सकते हैं कि कमाएं कम और खर्चा उससे डबल करते जाएं? तो आप जिंदा नहीं रह सकते। दूसरी तरफ ये है कि जो आपके अदारे PIA, ये वो जिनको आपको कमा के पैसा देना चाहिए कि आपके बजट में उसकी सपोर्ट आए, आप उल्टा पैसा उन पे लगा रहे हैं। उनको $2.25 ट्रिलियन के करीब आज उनका नुकसान आप उठा के बैठे हुए हैं। इसी तरह जो सर्कुलर डेट है, बिजली का बिल लोगों को खुद अदा करना चाहिए, वो गवर्नमेंट अदा कर रही है अपनी जेबों से, वो भी आपके ऊपर खर्चा है। Yes, and then tax net as well. टैक्स का जनरल साहब अगर इजाजत दें, जाफर साहब को भी बीच में शामिल कर लें, क्योंकि फिर वक्त खत्म हो रहा है, जाफर साहब नाराज होंगे। जी जाफर साहब, ये कर्जों का जो बोझ है ये आप लोगों से पहले का है, लेकिन आपके पास वक्त था, क्या वजह है कि इसको कम करने की नहीं सोची? एक जुमला से बहुत सवाल है, ये जो आपने कहा ना आपसे पहले था ना, इनसे पहले बहुत था। इन्होंने 5 साल में 1500 से 30,000 यानी 15,000 से 30,000 तारीख का सबसे बड़ा कर्जा लिया नवाज शरीफ हुकूमत ने। नंबर 2 एक्सपोर्ट इमरान खान साहब की तरह आप तकरीर जारी रखें तो हम सब उठ के चले जाते हैं। तो आप ये आपने 5 साल तकरीरें की, 5 साल जरा हौसला करें ना, हौसला करें। आपने जुमला गलत बोला, हौसला करें। इन्होंने कर्जा रिटायर नहीं किया, इन्होंने कर्जा बढ़ाया, जालमाना कर्जा। ये हमारा अलमिया है कि जो तरबियत PTI की हुई है उसमें ये शामिल है कि आपने कोई बात किसी दूसरे की सुननी नहीं। जो आपको कह के भेजा गया आपने वो बोलते जाना है। बारी किसी की हो, बोल कोई रहा हो, इशू कोई हो, आपने इसके ऊपर बोलते रहना। वही मेरे भाई भी शफकत कर रहे हैं हमारे साथ। इन्होंने 2-3 चीज़ें जो कही और आपका सवाल भी साथ शामिल है कि कर्जे आखिर क्यों इतने बढ़ते गए। कोई थॉट किसको उतारना भी है? जी यकीनन 2016 में PMLN की गवर्नमेंट ने IMF को खैरबाद कहा था। 17-18 और 18-19 में हम नहीं गए, ये ऑन रिकॉर्ड है। और अभी आके दोबारा इमरान खान साहब F में गए। अगर हम 2 साल नहीं गए, खान साहब उस लेगेसी को आप लोगों की छोड़ी हुई मैशत को लेके गए ना IMF। अगर हमें 2 साल नहीं जाना पड़ा तो हमने उसकी मैनेजमेंट की थी। दूसरा चलें जनरल साहब आप भी गुफ्तगू कर लें, फिर मुझे रहने दें, मैं अपना मौका तनकीद सुन के आगे जा रहा हूँ ना। अब सारी गुफ्तगू जितनी भी करते रहें, आज IMF का बजट पेश हुआ, हफीज शेख का बजट पेश हुआ, और हफीज शेख साहब वही हैं जो पीपल्स पार्टी के वजीर खजाना रहे। आज जिस आसिफ अली जरदारी साहब को पकड़ रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, उनके ऊपर गुफ्तगू करके नंबर बना रहे हैं, क्या ये उनकी पॉलिसी नहीं चलाते रहे?
क्या उस वक्त ये वजीर खजाना नहीं थे? आज सारे जितने अदाद शुमार हैं, जितना टैक्स बढ़ा है, वो IMF के हुक्म पे हफीज़ शेख साहब ने किया। जिस तरह जनाब इमरान खान साहब मुलाकात के बगैर उनकी वजारत का नोटिफिकेशन हो गया, पहले मिले भी नहीं, पता भी नहीं, उनकी टीम का हिस्सा ही नहीं, और जो इनके हिस्सा थे टीम का, जिन्होंने मईशत दुरुस्त करके देनी थी, असद उमर साहब, वो आज अपना समूह लेकर बैठे हुए हैं। और आज फिर बजट पेश करने के लिए हमाद अजहर साहब को आगे कर दिया कि सारी झाड़ पूंछ जो है उनकी तरफ आए। ये सारी इनकी बातें अपनी जगह। आज के बजट के अंदर कोई एक ऐसी मैनेजमेंट बता दें, कोई एक ऐसा कुलिया तरीका बता दें जो अवाम के लिए इन्होंने किया, कोई एक काम। जाफर साहब तुम्हारे साथ ही आ जा रहे हैं। हम हर खानदान को 1.5 करोड़ खानदानों को 7,20,000 की हेल्थ कवर दे रहे हैं, उनको खुराक में फूड कार्ड दे रहे हैं, सुन लेना। उसके बाद बिजली सस्ती कर रहे हैं, 216 अरब उन जो 300 यूनिट से कम उनको सब्सिडी दे रहे हैं। ओके, आई हैव टू रैप अप। आपने जाना भी है। आलू टमाटर से लेके गोश्त, दालें, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, वी हैव टू टेक अ ब्रेक। मगर हम यहीं पर मौजूद हैं, वे कमिंग राइट बैक। प्राइम मिनिस्टर की स्पीच भी एक्सपेक्टेड है, बट दिस ट्रांसमिशन कंटिन्यूज। लेट्स टेक अ ब्रेक। पूरा दिन पूरी रात, कभी उनके लिए पढ़ना और कभी उन्हें पढ़कर सुनाना। वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन। हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन अब तक पे जारी है। सदाकत अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन अब कमल शौजब साहिबा PTI से हमें ज्वाइन कर रही हैं। थैंक यू सो मच एंड वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन द प्रोग्राम। जनरल अमजद शुएब हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। चौधरी जाफर इकबाल, लीडर PMLN। सिफान खान एंड अली नासिर हमारे को होस्ट हैं इस ट्रांसमिशन के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। जो एक हम डेवलपमेंट होती हुई देख रहे हैं, शुरू से हम सुन रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कह रहे थे कि मैंने अकाउंटेबिलिटी नहीं छोड़नी। जितनी उनकी मुलाकातें हुई जर्नलिस्ट से, उसमें भी वो बार बार ये कहते रहे, अगरचे कुछ जर्नलिस्ट का ख्याल ये था, कुछ एनालिस्ट का ख्याल ये था कि आपको इकॉनमी पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, ये नैब का काम है और नैब कर भी रहा है, मगर आपने जो एक अपना तासुर बना लिया है कि आप सिर्फ पकड़ने के लिए, लोगों को डराने के लिए आए हैं, तो शायद वो इतना फ़ायदेमंद नहीं हो रहा फॉर द इकॉनमी एंड एक आपको पार्लियामेंट चलाने के लिए भी जो कंसेंसस चाहिए उसके लिए भी। बट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कहना ये था, उस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे फवाद चौधरी साहब, वो भी एंडोर्स करते रहे इसको। बाद में फिरदौस आशिक अवान साहबा भी ये कहती हैं कि हम लोग वोट ही इस बात पे लेकर आए हैं कि हमने अकाउंटेबिलिटी करनी है और लोगों को पकड़ कर जेल में डालना है, कोई NRO नहीं देना। एक तेज़ी हमने देखी है ईद के बाद नैब के अंदर, उसकी प्रोसिक्यूशन में हो या ना हो, लेकिन गिरफ्तारियों में ज़रूर, और ये भी रुकने वाली नहीं है। जो इतलात हैं, थोड़ी देर पहले फैसल वाडर साहब ने अहमद मीर साहब के शो में भी कहा, जो भी सफ़ा ने जिक्र किया, मगर उसके अलावा भी बहुत सारी इतलात हैं, बहुत सारे नाम हैं। चेयरमैन नैब इस हवाले से खुद बरमला कह चुके हैं कि मैं बड़े प्रेशर में हूँ लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। चेयरमैन नैब के हवाले से ज़राए ये बताते हैं कि वो इस बात का इरादा कर चुके हैं। कुछ गवर्नमेंट के लोगों के नाम भी आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी के फॉर्मर जो लीडर अपोजिशन थे खुर्शीद शाह साहब, उनका भी नाम है, खाकान अब्बासी साहब का नाम भी है, डिफेंस मिनिस्टर का भी है। बट एज आई सेड, शुरू में भी हमने ये बात की कि दीज आर स्पेक्यूलेशंस। जनरल साहब भी कहते हैं कि स्पेक्यूलेशंस हैं, लेकिन मौजूद ज़रूर हैं। और जो डेवलपमेंट हुई है पिछले 48 घंटों में, उससे ये स्पेक्यूलेशन बढ़ रही है और लग रहा है कि अब मामला आगे तक जाएगा। इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने आज अपनी मीटिंग में ये बात कही कि हमारे बयानिए को बड़ा फ़ायदा हुआ है। बात मज़हर अब्बास साहब ने भी रीएंडोर्स की थोड़ी देर पहले हमारी ट्रांसमिशन में। सो जनरल साहब, लेट्स हैव अ लुक। जो अब एक पॉलिटिकल सिनारियो बन रहा है, इकॉनमी की मुश्किलात हैं, इस हुकूमत को यकीनन है, लेकिन इनकी अपोजिशन के मेजर लोग जेल में हैं, अपोजिशन नाराज़ है, उनका अलायंस होने भी जा रहा है। दूसरी तरफ और कोई तहरीक भी शायद चल सके, वकला की कोशिश ज़रूर की जा रही है। सो क्या अलायंसेस होंगे और हुकूमत को कितनी मुश्किल पिच है या ईजी पिच है आगे? देखिए फरिया, कबल इसके कि मैं इस पे बात करूं, मैं एक चीज़ आपको वादे करूं कि मूवमेंट चलाने की बड़ी कोशिशें की जा रही हैं। उसमें 2 कंपोनेंट्स हैं जो कि इस वक्त प्ले कर रहे हैं। एक तो आप ये जहन में रखिए कि ओवर द ईयर्स जो ये करप्ट माफिया है,
इनकी जेबों में बेपनाह पैसा आ चुका हुआ है और ये रियासत के किसी भी अदारे को ख़रीद सकते हैं, किसी भी रियासत के बंदे को ख़रीद सकते हैं। इनकी कैपेसिटी आज इतनी ज़्यादा है कि ये इस पूरे सिस्टम को अगर चाहें तो फ्लॉप कर सकते हैं, इसको जमूद का शिकार कर सकते हैं। एक तो ये प्रॉब्लम है और वो पैसा लगा रहे हैं, उसमें बाज़ लोगों के, बाज़ बिजनेस कम्युनिटी के लोगों के नाम आ रहे हैं और इसी तरह बाहर से कुछ एलिमेंट जो हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं वो वकला वगैरह में पैसा लगा रहे हैं लोकल अपने एजेंट्स के ज़रिए। ये चीज़ें जो हैं ये हमें रिपोर्ट्स की शक्ल में पता चल रही हैं, जो कि बड़ी आप कह लीजिए कि तकलीफ दह बात और परेशान कुन है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि जो लोग आज करप्शन के केसेस में फंसे हुए हैं उनके पास और कोई चारा नहीं है कि वो अपने इन ज़राए को इस्तेमाल करें। आपको याद होगा कि जरदारी साहब के ऊपर जितने भी केसेस बने वो उनकी बेगुनाही का सबूत की बुनियाद पे ख़त्म नहीं हुए, वो उनकी अपनी कारीगरी की बुनियाद पे ख़त्म हुए या लंबे होते गए तो उनका अपना दौर हुकूमत आ गया और फिर उसमें आके गोल हो गए। वो $60 मिलियन जो स्विस बैंकों में पड़े हुए थे जिसके ऊपर 2 वज़ीर आज़म कुर्बान हुए वो भी उनकी जेबों में चले गए, सरे पेरिस भी बिक गया, वो भी पैसा चला गया। ये सारी चीज़ें आपको मुझे हमें पता हैं और ये भी हमें पता है कि इंग्लैंड में जाके जो लोग कई कई महीने रहते हैं और वहाँ पे उनकी जायदादें हैं, ये ऐसे हलाल आमदन से इतनी आसानी से नहीं बनती। तो ये सारी चीज़ें मौजूद, लेकिन उसके बावजूद ये किस्सा आगे बढ़ता नज़र नहीं आ रहा क्योंकि आज करप्ट माफिया रियासत से ज़्यादा मजबूत है। तो आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो टर्मोइल बिल्कुल पैदा हो सकता है क्योंकि पैसे की वजह से आप हर चीज़ करवा सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें पहले की चली आ रही हैं। उसमें मैं पिछली पार्टियों की कोताही की बात करता हूं। जो जरदारी साहब का केस है ये 2015 में पहली दफ़ा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने समिट बैंक का ऑडिट किया और उसमें रिपोर्ट आई जिसमें कि ये सारा किस्सा दिया हुआ था कि उन्होंने किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग की है और ये एक खौफनाक रिपोर्ट थी। सिर्फ उस रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर मुकदमात बन सकते थे, लेकिन ये हमें अपने सोर्सेज से वो रिपोर्ट स्टेट बैंक से देखी है, लेकिन ये नहीं हुआ इसलिए कि जब वो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को बताया गया, वो चीज़ दिखाई गई तो उन्होंने स्टेट बैंक को हिदायत की कि जनाब इसको दबा रखें, इसको लाने की जरूरत नहीं है। जिस तरह आपने देखा था कि अयान अली का केस इसी तरह दबा के बर्बाद किया गया, तो ये काम भी किया गया। लिहाजा ये 2015 से पड़ा हुआ था। आज आपने कहा एक इन्फ्लुएंस इतना मौजूद है कि आप ये कर सके हैं। इसी तरह आपको याद होगा कि रहमान मलिक बड़ी फाइलें लेके बैठा करता था और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करता रहा कि जी ये नवाज शरीफ साहब के मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, बिल्कुल फैक्ट है, हकीकत है, हम जब चाहें इसको मुकदमा। भाई ये पैसा गवर्नमेंट का था, पाकिस्तान का था, तुम्हारी सवाबदीद तो नहीं है कि तुम इसको ट्रायल कर रहे हो, ना करो, तुम्हारी जिम्मेदारी थी इन लोगों की। तो ये एक आपस में चक्कर चल रहा था। एट द सेम टाइम आपने खुद ही कहा कि जो भी रीजंस थे, ये भी देखा कि कभी मामला आगे तक नहीं गया। परवेज मुशर्रफ साहब ने खुद अपनी किताब में लिखा है कि वो समझते हैं कि जरदारी साहब और उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, तो बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब प्रॉब्लम है, पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान, बट देन वो उन्हीं के साथ जाके एनआरओ भी करते हैं। इनके लिहाज ये भी देखा कि ये मामला कभी हल नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी के नुक्ता निगाह से तो जो मुशर्रफ था वो इनके लिए एक रहमत, एक बहुत बड़ी नेमत के तौर पर सामने आया क्योंकि उसने तो एनआरओ करके, वरना जरदारी साहब सोच सकते थे कि वो बन जाएंगे प्रेसिडेंट, तो वो उसने किया। मेरे नुक्ता निगाह के मुताबिक मुशर्रफ साहब का सिर्फ एनआरओ करना एक इतना बड़ा गुनाह है कि इसी के ऊपर उसको सजा होनी चाहिए। ये वो सारा हमारा एक मोड़ था एनआरओ से जिसकी वजह से ये एक नई डिगर चल निकली। अच्छा, अब ये है कि ये पीटीआई के जिम्मे लग गया। अब जब ये आया मुकदमा, दोनों नवाज शरीफ साहब का भी पहले का बना हुआ था, जरदारी साहब के दौर का, और ये इनके दौर का बना हुआ। अब ये चीज़ें जो हैं ये इनके हिसाब में आ गई। इसी तरह कादी फायजीसा का केस है, भाई उसमें अगर कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका कार इख्तियार किया जा रहा है। We have strict orders from Pemra not to discuss that. बहरहाल उसमें भी मेरा मतलब है कि कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए। We just cannot, सर, हमें पहली कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए। उन चीजों में भी एहतजाज की बजाय कानूनी रास्ते इख्तियार करना चाहिए। But we're not supposed to discuss this according to Supreme Court's directive, so we'll have to give a disclaimer on that. ये बात सबके लिए ही है। I'll come to you now, जाफर साहब। कैंपेन का आप लोग कह रहे हैं हम करेंगे, लीडरशिप आपकी जेल में है, मरियम नवाज साहिबा बाहर हैं, उनका भी कोई गारंटी नहीं है कि वो बाहर ही रहेंगी। सो कहाँ पे होगी पार्टी और क्या कैंपेन आप चलाएंगे गवर्नमेंट के खिलाफ? बहुत शुक्रिया जी।
जैन साहब ने कहा कि बाहर से बहुत सारे एजेंट्स जो हैं वो वकला को पैसे देने की कोशिश कर रहे हैं और तहरीक चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नहीं कहा, जनरल साहब ने कहा है कि बहुत सारे लोगों को। जी वकला का सुन लीजिए दोबारा निकाल के। बहरहाल बहुत सारे लोगों को पैसा देने की, तो पाकिस्तान में गद्दार और गैर मुल्की एजेंट तो हम बहुत सारे हैं, हमें ये लेबल देना बड़ा आसान है। जहाँ तक तहरीक की बात है, तहरीक ना तो उन केसेस के ख़िलाफ़ चलाई जा रही है जो अदालतों में चल रहे हैं, वो हमज़ा साहब का हो, मियाँ नवाज शरीफ साहब का हो, या किसी और के ऊपर भी हो। आज तक कोई ऐसा वाक़या पिछले 5 साल में बता दें, 6 में, कि किसी सियासी रहनुमा को अदालत में तलब किया गया हो और वो ना हाजिर हुआ हो। हाजिर हुए, पेशियाँ भुगती, जो फैसले आए उनको कबूल करना था। और क्या चाह रहे, अगर आपने इस मुल्क में रहना है और आप कानून को मानने वाले शहरी हैं तो कोई चारा नहीं है इस वाइस के कि आप अगले फोरम पे चैलेंज करें, और वो सबका राइट है, कुछ सियासी हो या गैर सियासी हो। अगर कोई मुकदमे फेस नहीं किसी ने किए तो वो डिक्टेटर्स हैं जो बाहर जाके बैठ के भाग गए। लंदन में बैठे हुए लोगों के बारे में, लंदन में इमरान खान साहब के बच्चे भी रह रहे हैं। अभी जन साहब ने कहा कि वो हलाल की कमाई से मुमकिन नहीं है कि आप लंदन में जाके बैठें, दुबई में बैठना शायद मुमकिन हो, वहाँ इस्लामी मुल्क है, सस्ता है, अगर वहाँ पे कोई जाके रहे बैठे तो वो ये भी कहा कि मुशर्रफ को सजा होनी चाहिए। ये भी जी कहा है, मैं कब कह रहा हूँ, बाकियों को भी सजा होनी चाहिए। तो यकीनन सजा होगी जिस को आज जिस मकसद के लिए जो ये गिरफ्तारी। एक बार इसको छोड़ दें कि पीएमएलएन के लीडर पीटीआई के या आपने जो सवाल किया मैं उसका जवाब दे दूं ना। ये बात बता दें कि आप भी पाकिस्तान में रहते हैं, एक करप्शन फील्ड पाकिस्तान हमें नजर नहीं आता। ये अकाउंटेबिलिटी भी नहीं, लेकिन ये तो नहीं कह सकते करप्शन है। आप दुबई चले जाएं, आपको नजर आएगा करप्शन का पैसा। अगर आज चले जाएं, नजर आएगा करप्शन। ये पाकिस्तान का पैसा है, ये पाकिस्तान का पैसा है, 100% पाकिस्तान का, 100% पाकिस्तान का पैसा है। और पाकिस्तान को बिल्कुल हमें इसके ऊपर पूरी कौम को, किसी को कोई एतराज नहीं है कि लूटने वालों को सजाएं होनी चाहिए। कौन सी सजाएं हुई फिर, किसने दी, आज तक दी किसी ने नहीं? ये देखिए, मैंने और आपने नहीं देनी, अदालतों ने देनी है ना। अभी आपने कहा कि अदालत ने मना किया कि आप जस्टिस ईसा फाइज के केस पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की हदायत है कि नवाज शरीफ के ऊपर बात करें, ये सुप्रीम कोर्ट की हदायत है कि हमजा शहबाज की गिरफ्तारी पे बात करें, और ये सुप्रीम कोर्ट की हदायत नहीं, ये सारी हदायत है ना, इनके ऊपर बात करें। आज इस चीज के ऊपर, आज इसके ऊपर बात ना करें कि ये खुश्क दूध महंगा हो गया। आज इसके ऊपर किसने मना किया? नहीं तो आप अभी ये मौजू आज तो यही होना चाहिए ना, सुबह से हमारा आप कल से ये कर लीजिएगा, परसों कर लीजिएगा। अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है, बात कर लें, चलिए छोड़, बहुत जरूरी है। राइट, खुश तू पे बात कर ले, महंगाई पे बात कर ले। आपसे ही हमने पहले 1 घंटा इसी पे बात की है जी, करनी चाहिए ना घंटा। मैं उस घंटे में बैठा हुआ था, मुझे तो उसमें भी अकाउंटेबिलिटी ही नजर आई। सो अकाउंटेबिलिटी का जिक्र ही ना करें। नहीं करें, मैं कर रहा हूं, आज आपके लीडर गिरफ्तार हुए हैं, फिर भी हम डिस्कस ना। हम गिरफ्तार हुए हैं, हम जेलें भी भुगतेंगे, हम केस का ट्रायल जो होगा वो भी भुगतेंगे। शहबाज शरीफ साहब को इतने दिन रखा और बिल आखिर छोड़ दिया, बगैर किसी वजह के रखा, और जब इंक्वायरी चल रही थी उसके दौरान रखा। अभी हमजा साहब के खिलाफ भी इंक्वायरी है, और वो हर पेशी पे पेश होते रहे, वो कहीं भी भागे नहीं। कोई ऐसी जो अगर जमानत लेके बाहर गए तो वक्त से पहले वापस आए, कोई जरूरत नहीं थी। बहरहाल करना था, कर लिया, ठीक है, हम उसको भी फेस करेंगे। मेरी अर्ज ये थी कि आज हमें इस बात पे बात करनी चाहिए, इस बजट के ऊपर, कि हुकूमत पिछले साल भर में तो ये कहती रही कि वो बजट हमारा दिया हुआ था, और आज उनके पास वक्त था कि आगे आम आदमी के लिए और बेहतरी के लिए, कारोबार बेहतर करने के लिए, मईशत बेहतर करने के लिए, तो कोई एक इकदाम ऐसा बता दें। ये कह रहे हैं कि हम जो अपना मुल्क के अंदर कारोबार को बेहतरी देंगे। क्या टैक्स बढ़ाने से और शरह सूद बढ़ाने से कारोबार बढ़ता है? राइट। क्या डॉलर की कीमत बढ़ने से कारोबार मुल्क के अंदर बढ़ेगा? क्या आपने वो लोग जो पहले कहते हैं टैक्स नेट बढ़ाना है, तो अभी ये कर दिया कि नॉन फाइलर भी जायदाद खरीद सकता है जो पहले पाबंदी थी। ठीक है, जो आप लोगों ने गरीब आदमी को रिलीफ देना था वो कैसे दिया कि 12 लाख हाथी के 12 लाख तक अगर कोई कमाता है तो वो टैक्स नहीं देगा। अब कर दिया नहीं जी 4 लाख वाला जो है वो इनकम टैक्स की बात कर, बाकी टैक्सेस तो सब ने देने, अब कर दिया कि जी 4 लाख वाला देगा। तो ये कौन सा ऐसा कोई एक इकदाम है जो मुल्क के अंदर कारोबार की बेहतरी के लिए या आम आदमी को रिलीफ देने के लिए किया गया? राइट जी, कमल साहब क्या आप आज के बजट पे आ जाएं? क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फरिया, आप भी बता दें।
जाफर साहब ने बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चंस किए हैं और मैं इनका इकोनॉमी के हिसाब से ही आंसर करती हूँ। उन्होंने पूछा डॉलर की प्राइस बढ़ाने से मुल्क में बिजनेस बढ़ेगा। मैं इनसे पूछती हूँ कि इसहाक डॉलर साहब ने 4 साल काबू रखी, 105 पे रखा डॉलर, कितनी एक्सपोर्ट्स बढ़ी पाकिस्तान में इनके दौर में? आपके पास है जवाब जी? मैं डायरेक्ट पूछ रही हूँ। मेरे पास है जवाब, 0। मेरे पास है जवाब। अब मैं 1 मिनट में स्टैटिस्टिक्स बता दूं, फिर आप मुझसे कंपैरिजन सवाल किया तो अब जवाब ले लें। मैं स्टैटिस्टिक्स बता दूं ना, जो उस टाइम सवाल किया है तो 19 बिलियन डॉलर पर डिप कर गई इनके दौर में, एक्सपोर्ट्स बढ़ी नहीं, ड्रॉप की, और आखिरी साल में जाके मुश्किल से 21 बिलियन डॉलर आज तक वहीं खड़ी हुई थी, जो अब उसको नहीं, अब बढ़नी शुरू। नो, मैं आपको अभी आगे की भी सारे स्टैटिस्टिक्स देती हूँ। इंपोर्ट्स इन्होंने बढ़ाई, डॉलर सस्ता हुआ मुल्क में, आपकी अपनी करेंसी आर्टिफिशियली महंगी हुई, डॉलर के अगेंस्ट रुपी को आपने महंगा कर दिया, इंपोर्टर्स की जन्नत हो गई। 2.5 से 3% लोग जो यहाँ पे मौजे कर रहे थे। आज जो लाइक लोग हैं उन्होंने क्या किया? प्लीज लेट मी, सवाल तो ये है, हम नालायक थे ना। आर्गुमेंट करते हैं, बारी बारी बोलते हैं, मैं आपकी बारी में बोली नहीं, अब आप मेरी सुने और फिर जवाब जरूर दीजिए। 62 बिलियन 63 बिलियन 40 अरब का जो है वो आपका ट्रेड डेफिसिट है, ठीक है जी। आपने 24 बिलियन डॉलर बाहर से लिया, स्टेट बैंक को दिया कि पंप करो जाके ओपन मार्केट में, और उस तरह 105 पे आप रखते रहे। इन्हीं के जो आए दोबारा जो मिनिस्टर बनाए इन्होंने, मिफ्ता इस्माइल साहब, शायद खाकान अब्बासी साहब के दौर में, उन्होंने इसहाक डार साहब की पॉलिसी से डिसएग्री किया और उसके बाद उन्होंने उसको रिवर्स किया, और उन्हीं के दौर में फिर जो है वो रुपये की कीमत जो है डेप्रिशिएट की 27%। क्यों? क्योंकि इसका आपकी इकोनॉमी हिट हो रही थी, कंजम्पशन फेड आपकी इकोनॉमी थी, हिटेड इकोनॉमी थी, और स्लो डाउन उसके बाद होना शुरू हो गया। अच्छा, जितने जो ये बिजनेस की बात कर रहे हैं, बट आप इस पर देख रहे हैं हमारी खुशी ट्रांसमिशन, और इस्लामाबाद में अभी फरिया अजीज से हमारा जो इस वक्त है रब्ता मुनक़ता हुआ है बजट के हवाले से। आप सुन रहे हैं इस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है, इमरान खान साहब की तकरीर भी इस वक्त है, और बड़ी इंतहाई अहमियत की हामिल है कि वज़ीर आज़म साहब आज कौम को उस खिताब में, अपने पैगाम में क्या कहते हैं, और उस तरफ भी हमारी हम सब की नज़रें हैं कि आखिर वो क्या पैगाम होगा। और अभी तक तो वो ताख़ीर का शिकार है, और कुछ ही देर में शायद वो खिताब हो। इसके साथ साथ क्योंकि महंगाई का असर क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट क्या पड़ने जा रहा है, बड़े अहम सवालात हैं जो इस वक्त इस बजट के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और यकीनी तौर पर अभी तक हमने देखा ही है कि जब तक जो आप इस पूरे डिस्कशन का अगर समरी हम देखें तो यही है कि PMLN ये कह रही है कि PTI पिछले 9 माह में मैनेज सही नहीं कर सकी, फिस्कल साइड को भी, एक्सटर्नल साइड को भी, और PTI ये कह रही है कि माजी की गलतियां यानी पीपल्स पार्टी और PMLN की गवर्नेंस लूप होल्स की वजह से जो है आज हम यहां खड़े हुए हैं। तो ये पूरी सूरत हाल इस पर जो है ये जो ब्लेम गेम जिसे कहा जा सकता है वो जारी है। एक आपको बात यहां बताते चले कि अकाउंटेबिलिटी का भी बड़ा जिक्र हुआ है, तो बजट के अंदर अकाउंटेबिलिटी के हवाले से नैप का बजट 2.6 बिलियन से बढ़ाकर 4.4 बिलियन रुपीस कर दिया गया है। तो फरिया अजीज के पास हम वापस चलते हैं। फरिया, आपसे हमारा राब्ता दोबारा बहाल हो गया, आप डिस्कशन कर रही थी इकोनॉमी के ऊपर। सरवान, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हम काफी देर से ये बहस कर रहे हैं और मुसलसल हम एक दूसरे की देख रहे हैं कि आपस में एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी की जा रही है, बट लेट्स कम टू द हार्ड फैक्ट्स जो आपको अच्छी तरीके से पता है। इस बजट के बाद अब अवाम का रिएक्शन आपको क्या लग रहा है? क्योंकि वो बेसिकली नहीं जाएंगे माजी में कि किसकी गलती थी किसकी नहीं थी, वो तो ये देखेंगे कि जैसे कि अभी जाफर साहब ने कहा कि मेरे दूध की कीमत कितनी हो गई, मेरी फलानी चीज की कीमत कितनी हो गई, उसमें जब उनके ऊपर एकदम महंगाई आएगी तो क्या रिएक्शन है? बिल्कुल, वो रिएक्शन तो नेगेटिव होगा, लेकिन इमरान खान साहब का जो एक मैनिफेस्टो है वो ये है, भैया हमने देखा है कि वो उन्होंने कहा था कि वो करप्शन कम करके इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे, गवर्नेंस इंप्रूव करके इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे, लूटी हुई रकम वापस लाकर इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे। तो ये 3 या 4 चीजें, फिर ट्रांसपेरेंट टैक्स सिस्टम भी उसके अंदर है, एक इक्वल टैक्स जिसे बेस कहा जाए जिसमें सबका बर्डन इक्वली शेयर हो। तो अब कुछ ही देर कबल हमने फैसल वाडा साहब की स्टेटमेंट का जिक्र किया था। अकाउंटेबिलिटी इसलिए आज जरूरी डिस्कशन करना क्योंकि PTI का एक मैनिफेस्टो इकोनॉमी से लिंक्ड है ये, कि वो कहते हैं कि हम जो लूटी हुई रकम है वापस इकोनॉमी रिवाइव होगी, इसलिए इकोनॉमी के अंदर अकाउंटेबिलिटी का जिक्र बार बार आ जाता है। अब ये बड़ी अच्छी बात है, इन्होंने नैप का जो बजट है वो बढ़ाया है, क्योंकि नैप की प्रोसिक्यूशन बड़ी वीक है। निशानदेही की थी कि जरदारी साहब के केसेस में आप देखें फोटोकॉपी आ गई डॉक्यूमेंट्स की, ओरिजिनल फाइलें गायब हो गई, लॉयर जाते हैं प्रोसिक्यूट करने, मीडिया में तो बड़ा अच्छा केस बनकर आता है डॉक्टर आसिम का 462 अरब रुपए का,
लेकिन इवेंचुअली अदालत में जाकर क्या होता है, कन्विक्शन होती है नहीं होती है, वहां जाकर जो है मामला रुक जाते हैं। मैंने अभी फैसल लाडा साहब का जो इंटरव्यू सुना है, वो कह रहे थे कि उनके बस में अगर हो, हमारे बस में, उनके जो एग्जैक्ट अल्फाज हैं, तो 5000 लोगों को लटका दिया जाए। यानी आप इससे अंदाजा लगाएं पीटीआई में फ्रस्ट्रेशन है या क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि सिर्फ लोगों को पकड़ना काफी नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने वादा ये किया था कि हम पकड़ के उनकी पैसे भी वापस लाएंगे। तो मसला ये हो रहा है कि पकड़ तो रहे हैं ये लोग, लेकिन पैसे वापस नहीं आ रहे। तो अब ये कहीं फ्रस्ट्रेशन जो है मुझे लग रहा है कि बढ़ रही है कि कहीं ये पैसे वापस क्यों नहीं आ रहे। अब नैब का बजट बढ़ा है, इसका मतलब ये एक अच्छी बात है, क्या पता प्रोसिक्यूशन स्ट्रांग हो। नईम बुखारी साहब को इससे पहले जो आशियाना केस है शहबाज शरीफ साहब का, उसमें उन्होंने मुआवनत के लिए आगे करा था। तो इसका अकाउंटेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पीटीआई इकोनॉमिक मैनिफेस्टो। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने खुद ही लिंक की हुई थी, हमने नहीं लिंक करी हुई, उन्होंने खुद ही हमें समझाया हुआ था कि यूं होगा तो ये होगा तो ये होगा तो ये होगा, इसलिए हमें बार बार अकाउंटेबिलिटी पे आना पड़ता है। राइट, ये आपने बड़ी अहम बात की है। यहाँ पे मैं ये ऐड भी कर लूँ व्यूअर्स के साथ कि जब प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई जर्नलिस्ट से, तो वहां भी उन्होंने ये बात कही, जैसे कि बार बार तो कहते हैं, लेकिन उन्होंने ये बात ऐसे चलते हुए ये भी कही, मेरा पास चले तो मैं इन सबको जिन्होंने लूटा जेल में डाल दूं। उस वक्त एक जर्नलिस्ट ने वहां पर उनसे ये कहा भी कि रह कौन गया सर, आपने तकरीबन सबको ही डाल दिया जेल में, बट ही सेड कि जिसने पैसा चोरी किया, एंड ही आल्सो सेड कि जब मैं पहले तो बाहर से देखता था, लेकिन जब मैं अंदर आया हूं तो मेरा दिल जलता है कि मेरे मुल्क का पैसा खाया है, और जिसने खाया है उसको मैंने छोड़ना नहीं। सो इट इज बिकम अ पर्सनल थिंग इन अ वे कि प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि ये उनकी अपनी एक विजन है जो वो पूरी करना चाहते हैं। सो अली नासिर साहब, ये तो एक ऑन हाई मॉरल ग्राउंड पीटीआई का मंशूर है, ऑन हाई मॉरल ग्राउंड प्राइम मिनिस्टर का विजन है। एक छोटी सी बात फरिया, मैं बस छोटी सी ऐड करूं अली नासिर साहब, इस पे भी आप कर लीजिएगा बात, क्योंकि एक और चीज आज जो हुई है बजट में, जो शायद अब तक हम सेरे बहस नहीं ला सके, वो SRO 1125 है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के हवाले से जीरो रेटेड रिजीम थी कुछ सेक्टर्स को, टेक्सटाइल, स्पोर्टिंग गुड्स, सर्जिकल, लेदर गुड्स, वो इन्होंने खत्म कर दी है। तो इसको हमने अब तक डिस्कस नहीं किया, क्योंकि एक्सपोर्ट की बड़ा जिक्र हुआ है, अभी कंवल साहबा ने भी और जो है चौधरी साहब ने भी जिक्र किया है। इस एक्सपोर्टर्स ये कह रहे हैं, इंडस्ट्री से कह रहे हैं कि हमारे एक्सपोर्ट्स इससे तबाह हो जाएंगे, और पीटीआई कह रही है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। तो एक्सपोर्टर्स बहुत नाला है इस पर। आपका क्या तज्जिया है कि क्या होगा? क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंपैक्ट ऐसा पड़ेगा इतना ज्यादा, क्योंकि लोकल सेल कॉम्पोनेंट ज्यादा है, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट और जो फेडरेशन एजेंसी जो KCCI है, FPCCI है, वहां से जो आवाज आ रही है वो ये आ रही है कि जी बड़ा नेगेटिव इसका इंपैक्ट पड़ने लगा SRO का। और अली नासिर साहब क्योंकि डील भी करते हैं रोज अपने प्रोग्राम में इंडस्ट्रियलिस्ट से, इनको भी ज्यादा बेहतर अंदाजा होगा कि इसका क्या इंपैक्ट पड़ने लगा। ठीक है, अली नासिर से पूछते हैं। जी अली नासिर साहब, फरिया, आपने जो मॉरल ग्राउंड की बात की, पहले तो उसको भी हमें अंडरस्टैंड करना है। असल में अनफॉर्चुनेटली MNA भी बैठी हुई हैं PTI की, ये समझती होंगी इस बात को कि मॉरली आई थिंक कि PTI हैज लॉस्ट ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ ग्राउंड, और इस तरह के मतलब यू टर्न हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये रही है कि कुछ ऐसे डिसीजंस इंक्लूडिंग एमनेस्टी स्कीम, ये कुछ इस तरह के फैसले हैं जिन पर बहुत ज़्यादा मॉरल ग्राउंड हुकूमत ने लूज़ किया है। महंगाई में हुशरबा इजाफा हुआ है, हुकूमत ने इस पर तवज्जो नहीं दी, और पीछे देखो पीछे तो देखो पीछे तो देखो लगे रहे हैं, इससे आगे इनको समझ में नहीं आई। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और देखें, मैं आपको बता रहा हूँ कि एलिट्स जो है ना, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। गरीब आदमी जो गलियों में बाज़ारों में घूम रहा है ना, मैं फिर वही चीज़ दोहराऊंगा कि वो इनको इस तरह के मुगल्लज़ात बक रहा है कि इनके तस्वुर में नहीं है। और मैं आपको सच बता रहा हूं कि ये मॉरल ग्राउंड लूज कर दिया है। जहां तक बात हुई इमरान खान साहब की, इमरान खान साहब क्यों नहीं चाहेंगे पाकिस्तान कामयाब हो? ही इज अ गुड मैन, ही इज अ प्राइम मिनिस्टर। मौरूसी सियासत तो है नहीं, उसने जो कुछ लाइफ में अचीव करना था उसने कर लिया। वो क्यों चाहेगा कि महंगाई हो? आप मुझे देखें, दिस इज रैशनल। उनको एक्चुअली उनकी टीम बड़ी बेकार है, थर्ड क्लास टीम है। अब ये अनफॉर्चुनेट है, क्या करें? अब मुकाबला नालायकी में जो है वो मैं ये कहूँगा कहीं ऐसे ना हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाए। इसके नतीजे में क्या होगा कि आपके फाजिल मेहमान यहाँ जाफर साहब बड़े खुश होंगे। बात यह कि अगली वजीर आज़म हो सकता है मरियम नवाज साहिबा बन जाएं या बिलावल साहब बन जाएं, और ये चीज़ PTI वालों को बहुत बहुत नारवा गुजरेगी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अभी जो सिचुएशन ऑन ग्राउंड है, मैं फिर बता रहा हूं इनको PTI वालों को कि आपकी सोशल मीडिया की बर्गर पप्पू टीम जो आपको बता रही है, ये पप्पू बर्गर सारा गलत बता रहे हैं आपको। ये वोट डालने भी नहीं गए थे, इन्होंने अम्मी की नेल पॉलिश लगा के यहाँ पे बोला था हमने वोट डाला। सोशल मीडिया पे है नहीं अली नासिर जो आपने नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं असल में मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, और इमरान खान साहब को मिसगाइड भी यही लोग कर रहे हैं।
इन्होंने एक क्लाउट बना लिया इमरान खान के इर्द सोशल गिर्द। मीडिया मिसगाइड कर रहा है। जी जी, सोशल मीडिया पे क्लाउट बना लिया पीटीआई के फॉलोअर्स ने, वो इमरान खान साहब को मिसगाइड कर रहे हैं, वैसे मिसलीड कर मैंने रहे हैं। बड़ी मीटिंग्स देखी है प्राइम मिनिस्टर की, जर्नलिस्ट की, उनको हर बात बताई जाती है। वैसे जी जी, मैं आपको बड़े मजे की बात बताता हूँ। इनके साहब सॉरी, मुझे थोड़ा इंटरवीन करना पड़ेगा, आपने थोड़ी ओवरडोज दे दी है नेगेटिविटी की। नहीं, नेगेटिविटी की नहीं दी। देखें, आपको हम लोगों ने वोट दे के वहां भिजवाया है और आप लोगों ने मुल्क की मईशत का सत्यानाश कर दिया है। हर वोटर रो रहा है, आंसुओं से रो रहा है। आई एम नॉट ओवर रिएक्टिंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू द ट्रूथ. I am telling you the truth. I am showing you the mirror, and I am telling Imran Khan because he is listening. I am telling you right now, Imran Khan is listening to every television channel. जी जनरल साहब, अगर आप जल्दी से कुछ कमेंट करें। देखिए, महंगाई एक ऐसा एलिमेंट है जिसके ऊपर इमरान खान के खिलाफ बातचीत की जा सकती है, लेकिन चूंकि ये एक मजबूरी उसकी भी है। कौम में आज दिन तक मैंने नहीं देखा कि महंगाई की बुनियाद पे कोई तहरीक चली हो। ये पिछले महंगाई तो बढ़ती रही है, आप पिछले हिस्से में देख लें, तो लोग मेरा नहीं ख्याल कि उसकी बुनियाद पे बाहर निकलेंगे। जहां तक बातों का ताल्लुक है, बिल्कुल इमरान खान ने यू टर्न बेशुमार लिए हैं, लेकिन आप मुझे बताइए, क्या एक पॉलिटिकल पार्टी ने 3 इलेक्शन रोटी कपड़ा मकान पे नहीं लड़े? क्या जिन लोगों ने कहा था कि हम पेड़ फाड़ के पैसा निकालेंगे, उन्होंने एक दमड़ी की भी करप्शन कभी कहीं खत्म नहीं की या कोई किसी का केस चलाया हो? ये पॉलिटिकल पार्टी सारी यही कुछ कर रही है। आप अगर उनको ये कहें कि सिर्फ ये यू टर्न ले रहे हैं, मेरा ख्याल है यू टर्न ऐसे ऐसे बड़े लिए लोगों ने, और वो सब इसी तरह अवाम को बेवकूफ बनाने का चक्कर चलता रहे, लेकिन अवाम खुद अपने खुश हैं बेवकूफ बन के। वो किसी का कोई रिएक्शन मैंने नहीं देखा आज दिन तक कि महंगाई के ऊपर या बेवकूफ बनने के बाद किसी ने गिरबान पकड़ा हो कि आपने हमें 3 दफा कहा था रोटी कपड़ा मकान, किधर गया वो रोटी कपड़ा मकान। तो इसलिए मेरा ख्याल है चलेगा इंशाल्लाह, ये काम भी चलता रहेगा। ओके, काबल साहबा, जनरल साहब को तो लग रहा है कोई तहरीक नहीं होने जा रही, आपका क्या ख्याल है? देखिए, मैं थोड़ी सी हिस्ट्री है, मुझे जरा प्लीज टाइम दीजिएगा, क्योंकि जाफर साहब की भी बात को मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर सकी थी, आपका लिंक डाउन हो गया था। ओके, दोबारा ना हो जाए इसलिए आप जल्दी से बात कर लीजिए। अब लिंक डाउन हो गया तो फिर हमारी किस्मत खराब है। लेकिन अली नासिर साहब ने बहुत एक्सट्रीम और बहुत ज़्यादा स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दी हैं। इस लेवल तक वो चले गए कि उन्होंने अगले वजीर आजम और अगली वजीर आजमा भी बता दी है कि कौन है कौन नहीं है। बट एनी हाउ दैट्स हिज राइट। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा ये उनका अपना ओपिनियन है, मैं उनसे डिसएग्री करती हूँ। और मैं ये समझती हूँ कि हमने ना मॉरल ग्राउंड्स लूज किए हैं, बल्कि मॉरल ग्राउंड्स पे हम स्टैंड कर रहे हैं। प्रॉब्लम सारी है कि हमारी गवर्नमेंट रिफॉर्म एजेंडा पे खड़ी है, हमने आई वॉश और ऑप्टिक्स पे काम नहीं किया और ना हम करेंगे, क्योंकि हमने इस मुल्क में रहना है, हम इस मुल्क के स्टेक होल्डर्स हैं। हमारे एवन फील्ड अपार्टमेंट्स भी नहीं है, ना दुबई में हमारी कोई हिल मेटल है जिसमें हमने जाके और रहना और यहाँ से हमने दौड़ जाना हो। आप इस तरह ना कर रहे हैं ना, मुझे लेट मी फिनिश। इमरान खान साहब के बच्चे लंदन में हैं। इमरान खान के बच्चे लंदन में ही थे, इमरान खान के बच्चे यहाँ से जाके लंदन के बाबू नहीं बने और वहाँ से अपनी वालदा का कोई खुदा ना खास्ता जनाजा भेजने के बाद ये नहीं हुआ कि वहीं बैठ गए और आ नहीं गए। और इमरान खान साहब, एक मिनट जाफर साहब प्लीज आप सुन लेना। इमरान खान साहब ने 3 दफा वजीर आजम बनने के बाद अपने बच्चों के नाम 600 अरब की जायदादें लगा के यहाँ से उन्हें भेजा नहीं है। वो एक अमीर माँ के बच्चे वहीं रहते हैं, बल्कि इमरान खान साहब की सेपरेशन इस वजह से हुई कि उन्होंने प्रेफर किया कि वो पाकिस्तान में रहे, और वो पहले पब्लिक ऑफिस होल्डर भी नहीं थे, पहली दफा बने। ये बहुत बड़ा फर्क है जो आप भूल जाते हैं कंपैरिजन करते हुए। दूसरी बात ये है कि जो एहतसाब के अमल की आप बात कर रही हैं, जनरल साहब को मैं सेकंड करूंगी। दोनों दफा जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, जरदारी साहब जेल की हवा खाते रहे, और जरदारी साहब की हुकूमत जो उनकी वाइफ की गई बीबी की, वो करप्शन के नाम पे गई थी। आपने दोनों और एहतसाब के नारे लगाए अंटिल द टाइम जब इन्होंने एनआरओ लिया। ठीक, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत भी करप्शन के नाम पे गई थी, जो आके डिक्टेटर ने इन दोनों को निकाला था। साइन हुआ और उन्होंने कहा हम एक दूसरे को अब नहीं बुरा कहेंगे, हम मिलके खाएंगे। आज जिन केसेस की ये बात कर रहे हैं या जो कंक्लूड हो रहे हैं, उसका टाइमिंग ये है कि हमारे दौर में हो रहे हैं, और इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमने एहतसाब के अमल को रोका नहीं, और ये चलेगा, अक्रॉस द बोर्ड चलेगा। अब आप इकोनॉमी एसआरओ जिसकी वो बात ब्रेक ले लें, 2 मिनट का ब्रेक है, एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। वक्फे पे जाने से पहले बात हो रही थी कि क्या कोई तहरीक हो सकती है गवर्नमेंट के खिलाफ। मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, जनरल साहब ने बताया, जो कि एक्टिव हैं, मगर महंगाई के ऊपर ही सैस के आज तक कोई तहरीक नहीं चली है। सो काबल साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। SRO 1125 पे इन्होंने बात की कि ये बड़ा इससे नेगेटिव इम्पैक्ट किया है।
इसका जो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन जितना मुझे पता है वो ये है कि एक्सपोर्टर्स को एग्जाम्पशन दी जाती है कि वो अपनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो मराद दी जाती हैं। वही मराद जो लोकली अपना काम करें उनको भी दी जाती हैं। सो मतलब ये है कि आपने गवर्नमेंट की जो पैसे हैं उस पर आप मौजे मारें। एक्सपोर्ट्स को अगर आपने प्रमोट करना है तो आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होगी। और दूसरा ये है कि ये जिस तरह बांग्लादेश ने किया था, ये उसी तरीके का मॉडल है कि 60 डेज में आप रिफंड चार्ज कर लेते हैं या क्लेम कर लेते हैं और गवर्नमेंट आपको पैसे वापस कर देती है जो टैक्स की मद में ली जाती है। तो अभी ये बजट आया है, ये स्ट्रैटेजिक बजट है, ये ऑस्टेरिटी वाला बजट है, ये इसमें बेल्ट टाइटनिंग बजट है और टॉप से शुरू की ऑस्टेरिटी। ये चैरिटी बिगिंस एट होम नहीं है, ये ऑस्टेरिटी बिगिंस एट होम। इट्स अ डिफिकल्ट ईयर फॉर इट्स नॉट अ डिफिकल्ट ईयर, बट ये बजट इस तरीके से बनाया गया कि जो आपकी अवेलेबल फिस्कल स्पेस थी या जो आपके रिसोर्सेज थे उसमें मैक्सिमम और एक अच्छा बजट लाए हैं। इसका इम्पैक्ट आपको नजर आएगा। ये एग्जैक्टली उसी तरह का बजट है जो आज से 20-25 साल पहले इंडिया ने दिया था। जी सर, जो आज से एक मिनट, जो आज से 20-21 साल पहले इंडिया ने दिया था, 2.5 साल की तकलीफ के बाद आपकी इकोनॉमिक रिवाइवल भी होती है। आज उनकी इकोनॉमी का साइज हमसे 4 to 5 टाइम्स बढ़ गया। और एक चीज और बता दूं, एसआरओ वाली बात है, मैं बांग्लादेश की टेक्सटाइल, एक सेकंड सिर्फ मुझे एक सिर्फ सेंटेंस पूरा करने दें। देखिए, आपकी बांग्लादेश की टेक्सटाइल की पिछले 10 सालों में एक्सपोर्ट्स 24 to 25 बिलियन डॉलर्स है, जस्ट दी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट। और पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स 21 बिलियन डॉलर है। ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है उनके पास के वो 71 में हमसे अलग हुए हैं, आज टेक्सटाइल में वो 25% पे 25 बिलियन डॉलर पे चले गए। मैं भी इस बात पे एग्री करता हूं आपसे, टाइम्स हमसे बड़ा हो गया। आप ये सही कह रही हैं आपको इकोनॉमी में ऐसी इंटरवेंशन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लेने पड़ेंगे प्रोग्राम्स के, जिसके बाद आप मतलब हम लोग जो हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट आए हैं, आखिर हमने अगर हम ऑप्टिक्स और आई वॉश पे जाएंगे तो फिर हम भी बोरोइंग करेंगे और ड्रामे करके दिखाएंगे। ये इम्पैक्ट आप जो कह रही है, मैं भी यही कह रहा था कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट मेरे ख्याल में नहीं पड़ेगा, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट शोर मचा रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि एक लॉबिंग वो कर रहे होंगे कि तौर पर प्राइम मिनिस्टर से, जहां तक हमारा इल्म है 2 मुलाकातें हुई हैं, गौहर एजाज साहब और सब उसमें थे, एप्टेमा वाले, लेकिन फिर भी आप लोगों ने बोर्ड आउट नहीं किया। जब भी आप बिजनेसमैन को टैक्स देना पड़ेगा तो वो शोर मचाएंगे। हाँ, वो करेंगे, लेकिन दूसरी बात में रिफॉर्म हमेशा पेनफुल होती है लेकिन करनी पड़ेगी। ठीक है, वो अच्छा इकदाम आपने उठाया क्योंकि ये आपने कर दिया, इसका इंपैक्ट मेरे ख्याल में भी नहीं पड़ेगा, लेकिन वो शोर मचा रहे हैं। दूसरी बात मैं अहम आपसे पूछना चाह रहा हूं कि एक दूसरा बड़ा सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर। उसकी जो ग्रोथ का इकोनॉमिक सर्वे में नंबर्स आए हैं, 0.85% ग्रोथ है आपकी। लाइव स्टॉक, शुगर केन, हर जगह नेगेटिव ग्रोथ आ रही है। तो उसके लिए आपने कुछ ऐलानात किए एग्रीकल्चर में, लेकिन कोई कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जहांगीर तरीन साहब का आपके पास माइंड भी है जो ऑलरेडी शुगर इंडस्ट्री ताल्लुक रखते हैं, क्या प्लान है, क्या स्ट्रेटजी है? 38% एम्प्लॉयमेंट वहां से जनरेट होती है, 18% से ज्यादा उसका जीडीपी में शेयर है एग्रीकल्चर का, मेजर एम्प्लॉयमेंट सोर्स है आपकी। 0.85% ग्रोथ बड़ी डिसमल ग्रोथ है, नेगेटिव, डिसअपॉइंटिंग है। क्या सोचा है, क्या करेंगे आप लोग? मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट्स दे दूं। एक तो जो शुगर केन में नेगेटिविटी आई थी उसकी रीजन आपको बता दूं, 35% लेस इरिगेशन वाटर दिया गया था पिछले साल फसल को शुगर केन की, जिसकी वजह से आपकी शुगर की प्रोसेसिंग डिले हुई और उसकी वजह से आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में उसी चीज की कमी आई। 3 मंथ्स का लैग आया और वो नेगेटिव में शो हुई है, प्लस केयर टेकर गवर्नमेंट का जो भी इम्पैक्ट था, क्योंकि मैं ये सारा प्लानिंग में डील कर रही होती हूँ और यही आंसर्स मैं असेंबली में भी दे रही होती हूँ, तो मैं एग्जैक्ट फिगर आपको कोट कर रही हूँ। लेकिन उसके बाद अब जो है, और दूसरा ये कि सब्सिडी मांगी जा रही थी फेडरल से, जबकि एग्रीकल्चर इज अ डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट और ये सूबाई लेवल पे अब इसको डील किया जाता है, फेडरल इसको डील नहीं करती। डिस्पाइट द फैक्ट कि इट्स अ डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट, 1 अरब रुपया इन्होंने लास्ट टाइम रखा था एग्रीकल्चर के लिए, आज के बजट में 12 अरब रुपए एलोकेट किया गया एग्रीकल्चर के बजट के लिए और उसकी रीजन यही है। और दूसरा सीपैक का जो हमने स्कोप बढ़ाया है उसमें हमने एग्रीकल्चर को बहुत मेन एक उसको एलिमेंट रखा है, क्योंकि यही हमारा मेन फोकस है कि सर्विसिंग सेक्टर से हटके एग्रीकल्चर से भी हमें एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना है और प्लस हमने अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। और आपको पता है कि चाइना जिस वक्त वजीर आजम ने अभी जाके विजिट किए, 313 हमारी ऐसी एक्सपोर्ट्स की प्रोडक्ट्स हैं जिन पे हमने उनके साथ रीनेगोशिएट किया है। एग्रीकल्चर का, लेकिन एक और बात, ये शॉर्टली मैं एक और क्लैरिफिकेशन आपसे चाह रहा हूं क्योंकि आपके इल्म में होगा, ये पीएसडीपी में जो आपने 250 अरब रखे हैं वो तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रखे हैं गालिब में, तो वो तो वैसे ही रियलिस्टिक नहीं होता, वो तो एक इमेजिनरी फिगर है 250, तो वो तो माइनस वैसे ही कर देना कि वो आपने पीपीपी होगा नहीं होगा, मैच्योर होगा नहीं होगा,
या आप उसको बड़ा सब्सटेंशियली आप वेट कर रही हैं, उसका वेट कर रही हैं ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, नहीं वो तो इमेजिन, वो तो हर गवर्नमेंट रख देती है दिखाने की कोशिश कर रही है। पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट्स नहीं, ऐसा नहीं है। कोई पाइपलाइन में है पब्लिक प्राइवेट लास्ट टाइम भी ये लोग देके गए थे जी। मैं आपको जरा बता दूं ना, पीएसडीपी तो मेरा सब्जेक्ट है, जो ये देके गए थे लास्ट टाइम, उसमें 1900 ऐसी स्कीम्स दी थी जिनके अगेंस्ट सिर्फ 55 अरब की एलोकेशंस रखी गई थी। एनॉमली थी 1075 अरब का इन्होंने पीएसडीपी अनाउंस कर दिया था, जिसमें से 1900 स्कीम्स के अगेंस्ट सिर्फ 55 अरब था। तो